Hello students, welcome back to the Ratan's Ayurveda. I am Ratan, welcoming you all to our one shot video lecture series. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजियोलॉजी यानी कि क्रिया शारीर के मॉडर्न पार्ट का जो पेपर 2 है वो सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग की वन शॉट लेक्चर सीरीज चल रही है और सारे सब्जेक्ट से इसी तरह वन शॉट में 1 से 1.5 घंटे के अंदर सारे सब्जेक्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। चाहे वो पदार्थ विज्ञान हो, चाहे वो संहिता हो, चाहे क्रिया शारीर या फिर रचना शारीर हो, वो सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने, संस्कृत का भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो वीडियो के लास्ट में तुम लोग को यहाँ पे ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से तुम लोग जाके वन शॉट लेक्चर एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी तुम लोग का, आगे भी यूजफुल होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट है और कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखो, पार्ट बी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो कि 14 मार्क्स कैरी करता है। इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट में हिमोपोइटिक सिस्टम, इम्यूनिटी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मसल फिजियोलॉजी एंड एडिपोज टिश्यू से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गई और एक्सक्रीटरी हो गई और स्पेशल सेंसेस के साथ साथ स्लीप एंड ड्रीम्स जो है वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक हम लोग शॉर्ट में 1-1.5 घंटे के आसपास में हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको कवर करना। तो देखो, सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जितने भी ब्लड वगैरह वाले चीज आते हैं, हिमोपोइटिक से रिलेटेड, ये सारी चीजें इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में ही आ जाती है। तो देखो, ब्लड के सबसे पहले देखते हैं कि वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है। तो ब्लड आता है, लिम्फ आता है। थोड़ा छोटा होगा लेकिन मैनेज करना, उसको क्या यूट्यूब पे ऐसे जूम हो जाता है, तो जूम करके जो चीज क्लियर नहीं हो उसको देख सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि हाई क्वालिटी में ही वीडियो को अपलोड करूं, जिससे कि आसानी हो। तो देखो, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत ब्लड एंड लिम्फ आ जाता है। और इसमें भी जो ब्लड है वो फाल्स कनेक्टिव टिश्यू है। अब ब्लड के बारे में एक बार देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ब्लड का पॉइंट है, ये फाल्स कनेक्टिव टिश्यू है। इसके साथ साथ फाइबर लेस होता है और वॉल्यूम जो होता है इसका 5 to 6 लीटर अप्रोक्स रहता है। वो मेल फीमेल में थोड़ा बहुत वेरी करता है लेकिन अप्रोक्स 5 लीटर तो मानते ही हैं। पीएच ब्लड का जो है अप्रोक्स 7.4 रहता है एंड इसका रेड कलर ड्यू टू आरबीसी होता है। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक ब्लड सेल्स या फॉर्म्ड सेल्स होते हैं और ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा वाला पार्ट होता है। तो प्लाज्मा वाला पार्ट जो है वो 55% होता है और जो ब्लड सेल्स रहते हैं, जो ब्लड कॉर्पस्कल्स रहते हैं या फॉर्म सेल रहते हैं, वो 45% रहते हैं। तो ब्लड सेल में क्या क्या आ जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। और प्लाज्मा के अंतर्गत मोस्ट ऑफ द वाटरी सब्सटेंस रहता है, वाटर रहता है। और स्मॉल अमाउंट में 8 से 10% सॉलिड रहते हैं। तो एक बार चीजों को समझो। देखो, ब्लड ब्लड हम लोग के बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, 5 लीटर ब्लड है। अब इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक ब्लड सेल हो गए जिनके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह सेल्स आ रहे हैं। और एक ऐसा पार्ट है जो कि मैट्रिक्स पार्ट है, यानी कि प्लाज्मा पार्ट है। और इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो वाटर है, यानी 90 to 92% जो है वो वाटर कैरी करता है और 8 to 10% अप्रोक्स सॉलिड कैरी करता है। और सॉलिड में क्या है, 1 to 2% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और 7 to 9% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो इनऑर्गेनिक में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे गैसेस हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, वो आ जाते हैं। ये इसी सॉलिड में 8 to 10% सॉलिड में ही ये सारी चीजें आ रही हैं। इसका 1 to 2% जो है वो गैसेज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। और 7 to 9% ऑर्गेनिक पार्ट, यानी कि प्रोटीन हो गया, हार्मोन्स हो गए और विटामिन हो गए, ये सारी चीजें आती हैं। अब इसमें जो ये प्रोटीन है, प्रोटीन कितना होता है अप्रोक्स, तुम लोग का 5 to 7% बोल सकते हो अप्रोक्स। तुम लोग का प्रोटीन होता है, इस 7 to 9% का 5 to 7% प्रोटीन होता है। तो जो भी कितना, फिर अब प्रोटीन के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, प्लाज्मा का कलर बताया गया है, पेल येलो बताया गया है ड्यू टू यूरोबिलिन। अब प्रोटीन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्लाज्मा प्रोटीन कितना है, 6 to 7% या 5 to 7% भी बोल सकते हो। तो एकदम स्मॉल अमाउंट में ये प्लाज्मा प्रोटीन रहता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, इसमें क्या क्या आता है। तो एल्ब्यूमिन आता है, ग्लोब्यूलिन आता है, इसके साथ साथ प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन आते हैं। तो देखो, ब्लड के दो पार्ट हुए, 45% ब्लड सेल्स हो गए, 55% प्लाज्मा हो गए। अब प्लाज्मा के अंतर्गत क्या आता है, एक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट होता है। तो ऑर्गेनिक पार्ट 7 to 9% होता है, इसमें जो 6 to 7% है वो प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन, अब
7 to 9% में 6 to 7% प्रोटीन होता है ये। और ये प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में फिर डिस्कशन करना है तो इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन आते हैं। तो एल्ब्यूमिन 4% होता है। ये क्या करता है, बीसीओपी को कंट्रोल करता है, बाइकोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेशर को कंट्रोल करता है। और ग्लोबुलिन जो होता है वो अप्रॉक्स 2% के आसपास होता है। इसमें भी 3 टाइप के होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। तो अल्फा ग्लोबुलिन जो है वो कॉपर ट्रांसपोर्ट वगैरह में हेल्प करता है। बीटा ग्लोबुलिन जो होता है वो आयरन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। गामा गामा ग्लोबुलिन जो है इससे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। और एंटीबॉडी यही है, जो एंटीबॉडी है वो हम लोग की इम्यूनिटी बनाती है। तो इम्यूनिटी में क्या होता है, तुम लोग एंटीबॉडी पढ़े होगे, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। तो ये जो है वो एंटीबॉडी होते हैं, गम डे, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। तो ये हम लोग नीट के टाइम पे पढ़ते हैं गम डे। ये 5 टाइप की जो है वो एंटीबॉडी बनती है। तो ये गामा ग्लोबुलिन से ही बनती है। अब सोचो इतने स्मॉल अमाउंट में ये बनती है, लेकिन कितना इफेक्टिव काम करती है। फिर तीसरे नंबर पे प्रोथ्रोम्बिन है, चौथे नंबर पे है फाइब्रिनोजेन है, और ये दोनों जो है वो क्लॉटिंग प्रोटीन है। फिर सेरम आ जाता है। सेरम क्या होता है, तो प्लाज्मा में से क्लॉटिंग प्रोटीन को निकाल देते हैं। क्लॉटिंग प्रोटीन क्या, यही प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। तो ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से इन दोनों को निकाल देते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन को। तो ये सेरम बन जाता है। अब हम लोग को चर्चा करनी है ब्लड सेल्स के बारे में। प्लाज्मा पे हम लोगों ने चर्चा कर ली, और ब्लड सेल्स में क्या क्या है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट है। इन पे चर्चा करते हैं अब हम लोग। ठीक है, आरबीसी से स्टार्ट करते हैं, क्लियर होगा आरबीसी। चलो देखो, फॉर्मेशन कैसे होता है, इरिथ्रोपोइसिस के थ्रू होता है। तो इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कहाँ, ऑर्गन कौन कौन से होते हैं जिनके द्वारा आरबीसी प्रोड्यूस होता है। तो रेड बोन मैरो एडल्ट में होता है। योग सैक जो है, योग सैक से फर्स्ट आरबीसी बनता है। उसके साथ साथ किडनी हो गया, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, थाइमस हो गया, प्लेसेंटा हो गया। इन सारे जगहों से जो है वो फेटस में ब्लड का, आरबीसी का फॉर्मेशन वगैरह होता है। और इसके साथ साथ इरिथ्रोपोइटिक हार्मोन कौन कौन से हैं, तो देखो ये एक बार देख लो, रेड बोन मैरो से अपने एडल्ट में जो होता है वो रेड बोन मैरो से ही आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो फेटस है, फेटस में इन सारे जगह से भी जो है वो आरबीसी का फॉर्मेशन होने लगता है, क्योंकि उनमें जो रेड बोन मैरो है वो अभी डेवलप्ड नहीं हुआ है। तो ये सारे जो है वो एसेसरी आरबीसी प्रोडक्शन का काम करते हैं। फिर इरिथ्रोपोइटिक हार्मोन कौन कौन से हैं, तो इरिथ्रोपोइटिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, थायरोक्सिन हो गया और टेस्टोस्टेरोन हो गया। ये हार्मोन्स जो है वो इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करते हैं। साइज आरबीसी का कितना होता है, तो 7.5 के आसपास बताया गया, 7.5 माइक्रोमीटर। शेप जो है इनका बाइकनकेव होता है। और काउंट में कितने होते हैं, तो मेल में अप्रोक्स 5.5 मिलियन पर MM3, फीमेल में 4.5 मिलियन पर MM3, और फेटस में जो है वो थोड़े ज्यादा होते हैं, 6.5 to 7 मिलियन पर MM3। तो इसमें ज्यादा क्यों होते हैं, तो इसका मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर थोड़ा हम लोगों से डिफरेंट होता है। तो इसके कारण इनमें आरबीसी आरबीसी वगैरह भी ज्यादा होते हैं। तो इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा, आगे टॉपिक्स आएगा जब हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइफ स्पैन जो है आरबीसी का 120 डेज के अप्रॉक्स होता है। मेम्ब्रेन की बात करें तो इट्स मेम्ब्रेन इज ओनली परमिएबल फॉर एनायन एंड इम्परमिएबल फॉर केटायन। इट इज कॉल्ड डोमेन्स मेम्ब्रेन, यानी कि इनका जो मेम्ब्रेन होता है वो ओनली एनायन के लिए, यानी कि जिस पे माइनस चार्ज होता है उनके लिए ही परमिएबल होता है। केटायंस यानी कि प्लस चार्ज वाले आयंस के लिए इम्परमिएबल होता है। इसीलिए आरबीसी के मेम्ब्रेन को डोमेन्स मेम्ब्रेन बोलते हैं। मैच्योर आरबीसी बिकम नॉन न्यूक्लिएटेड एंड most of cell इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो गेट डिसअपियर। तो देखो इसमें क्या होता है कि मैच्योर जब आरबीसी की स्टार्टिंग इनिशियल डेज में न्यूक्लियस तो पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे आरबीसी मैच्योर होते जाती है तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाती है, उनके अंदर से न्यूक्लियस डिसअपियर होने लगता है। और इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स भी जो है वो भी डिसअपियर होते जाते हैं मोस्ट ऑफ द सेल्स में। इसके साथ साथ क्या है कि इट्स साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पेक्ट्रिंग प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड कॉल्ड स्ट्रोमेटिन। तो चलो ये कुछ कुछ पॉइंट है आरबीसी के बारे में, एक बार देख लेना। और ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और इसका पीडीएफ तुम लोग एक्सेस कर पाओगे। तो देखो यही सारी चीजें हैं कि न्यूक्लियस एब्सेंट हो गया तो क्रेब साइकिल वगैरह नहीं चलेगा,
और क्रेब साइकिल नहीं चलेगा क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है, और ये सिर्फ न्यूक्लियस नहीं है, उसके साथ साथ सेल ऑर्गेनल्स वगैरह भी नहीं है बहुत सारे, तो इसीलिए सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस इनके अंदर होता है। सम एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस, सेल सरफेस पे कुछ कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, वही एंटीजन जिससे ब्लड ग्रुप वगैरह निर्धारित होता है। तो आर एच एंटीजन हो गया, और साथ ही साथ ए बी ओ, ये सारी चीजें भी प्रेजेंट रहती है। खैर ओ में तो कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता है। रेड कलर ऑक्सीजन कैरिंग रेड कलर ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इज फाउंड कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो अब आ जाते हैं हीमोग्लोबिन पे। इसके अंदर रेड कलर ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन देख लो एक बार, हीमोग्लोबिन दो दो इसके पार्ट हो जाते हैं, एक हीम पार्ट हो जाता है और एक ग्लोबिन पार्ट हो जाता है। तो हीम पार्ट के अंतर्गत क्या आता है, आयरन पोरफायरिन रिंग आती है, यानी कि आयरन की पोरफायरिन रिंग आती है इनके अंतर्गत। और ग्लोबिन पार्ट में क्या हो जाता है, वही चार टाइप्स के ग्लोबिन प्रोटीन पाए जाते हैं, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, डेल्टा हो गया और गामा हो गया। तो ये चार ग्लोबुलिन प्रोटीन हो गए। तो कुल मिला के देखो अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो कितने टाइप का पाया जाता है, तो ह्यूमंस के अंदर तीन टाइप के मेजरली जो पॉपुलेशन में पाया जाता है वो बता रहा मैं। तो ये मेजरली जो है ह्यूमन पॉपुलेशन में ये तीन टाइप के हीमोग्लोबिन्स पाए जाते हैं। तो अभी एग्जाम्स के लिए इतना ही याद कर लो। तो देखो पहला है टू टू अल्फा प्लस टू बीटा, तो ये एडल्ट के अंतर्गत पाया जाता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन 1। तो ये 97% ऑफ द पॉपुलेशन में यही पाया जाता है, टू अल्फा प्लस टू बीटा। और बाकी के जो 3% बचे उनके अंतर्गत टू अल्फा प्लस टू डेल्टा पाया जाता है। तो ये एडल्ट हीमोग्लोबिन सेकेंड हो गया। तो ये 3% बाकी के पॉपुलेशन में पाया जाता है। और टू अल्फा प्लस टू गामा, ये पूछता है एमसीक्यू वगैरह में, टू अल्फा प्लस टू गामा किस में पाया जाता है, तो ये फेटल हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। यानी कि जो भी बच्चे वगैरह रहते हैं, भ्रूण वगैरह रहता है, तो उस भ्रूण में जो है वो टू अल्फा प्लस टू गामा वाला हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्योंकि उनको क्या है कि उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स वगैरह भी विकास वगैरह नहीं हुआ रहता है, तो उनको चाहिए कि हाईली हाईली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वाली चीज। तो हाईली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वाली चीज क्या है, ये गामा गामा ग्लोबुलिन है। तो गामा जो ग्लोबुलिन है, ये क्या है, इसकी अफिनिटी ऑक्सीजन की तरफ बीटा के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रहती है। तो इसीलिए टू अल्फा प्लस टू गामा जो होता है वो फेटल के अंदर अंतर्गत होता है, फोइटस के अंतर्गत होता है। और ये क्या है, इसकी स्ट्रॉन्ग अफिनिटी होती है टुवर्ड द ऑक्सीजन। अब लेवल देख लेते हैं हीमोग्लोबिन का। तो मेल में जो है वो 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल में है 12 टू 14, फेटस में है 16 टू 18। तो वन हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में अप्रॉक्स 1.34 ml ऑक्सीजन होता है। चेंज इन शेप, कोई किलोसाइटोसिस, जैसे कुछ कुछ चीजों में क्या है कि आरबीसी वगैरह का शेप चेंज हो जाता है। जैसे सिकल सेल एनीमिया में सिकल लाइक आरबीसी हो जाती है। फिर यूरेमिया बर्ड सेल वगैरह हो जाती है। तो चेंज इन शेप को क्या बोलते हैं, कोई किलोसाइटोसिस। चेंज इन साइज को एनीसाइटोसिस। इसमें क्या होता है कि चेंज इन साइज कैसे हो सकता है, या तो साइज कम हो सकता है या तो साइज बढ़ सकता है। तो साइज कम होगा तो उसको माइक्रोसाइटोसिस बोलेंगे। ये आयरन डिफिशियंसी वगैरह के कारण हो सकता है। आयरन क्या करता है कि सेप को बढ़ाता है, सेप को मेंटेन करता है। लेकिन अगर आयरन की कमी हो जाती है तो साइज कम होने लगता है। और साइज बढ़ेगा कब, जब माइक्रोसाइटोसिस हो जाएगा। साइज बढ़ने को क्या है, मैक्रोसाइटोसिस बोलते हैं। तो मैक्रोसाइटोसिस कब होगा, विटामिन बी 12 एंड फोलिक एसिड डिफिशियंसी के कारण। विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड है वो आरसीबी को कम करते हैं, यानी कि छोटे करते हैं। और आयरन वगैरह जो है, आयरन वगैरह आरसीबी को बढ़ाते हैं। तो कुल मिला के जब इनका लेवल लेवल सेम रहता है, लेवल अच्छा रहता है, तो ये इसको मेंटेन करता है, होल्ड करता है स्ट्रक्चर को। लेकिन अगर माइक्रोसाइटोसिस हो जाता है तो आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। तो आयरन की डिफिशियंसी है तो आरबीसी छोटा होने लगता है। जबकि विटामिन बी 12 कम हो जाता है, तो विटामिन बी 12 कम करके रख रहा है तो आरबीसी को। तो अगर विटामिन बी 12 की कमी हो जाएगी तो आरबीसी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तो मैक्रोसाइटोसिस हो जाता है। तो ये देखना है, साइज घटता है साइज बढ़ता है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। चेंज इन नंबर, अगर नंबर बढ़ रहा है तो पॉलीसाइथीमिया, अगर नंबर कम हो रहा है तो एनीमिया। 1% आरबीसी आर डिस्ट्रॉय एवरी डे एंड सेम अमाउंट फॉर्म एवरी डे। तो देखो 120 दिन ही लाइफ स्पान है आरबीसी की, लेकिन ऐसा कैसे होता है कि कंटिन्यूअसली अगर 120 दिन के बाद मर जाते हैं तो फिर धीरे धीरे एक दिन आएगा कि आरबीसी हम लोग की बॉडी से खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जितने जितने डिस्ट्रॉय होते जाते हैं उतने ही फॉर्म भी होते जाते हैं कंटिन्यूअसली।
अब फेट ऑफ आरबीसी देख लेते हैं। तो जैसे आरबीसी मर गया 120 दिन के बाद, आरबीसी डेड हो गया, ये स्प्लीन में जाता है, वहां पे इसका फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस के बाद क्या हो जाता है, ये बिट्स ऑफ आरबीसी, हीमोकोनिया। फिर इसके बाद ये लीवर में जाता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है। एक हीम हो गया, एक ग्लोबुलिन पार्ट हो गया। हीम पार्ट से आयरन अलग हो जाता है लीवर में, और पिगमेंट अलग हो जाता है। फिर ग्लोबुलिन पार्ट जो रहता है वो टूट टूट के, ग्लोबुलिन क्या है, प्रोटीन का बना रहता है, अमाइनो एसिड का बना रहता है। तो वो अपने इनिशियल स्टेज में क्या है कि अमाइनो एसिड में जो है वो चेंज हो जाता है। तो देखो, डेड आरबीसी हुई, फिर स्प्लीन, फिर फैगोसाइटोसिस हुआ इनका, बिट्स ऑफ आरबीसी हो गए, टूट गए ये सारी चीजें। उसके बाद से कुछ जो है वो पोर्टल वेन में चले जाते हैं, लीवर में आ गए, फिर हीम हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, आयरन पिगमेंट अलग हो गया हीम पार्ट से, और ग्लोबुलिन से अमाइनो एसिड अलग हो गया। तो ये पिगमेंट बना, क्या क्या बना, बिलीरुबिन बना और बिलीवर्डिन बना। बिलीरुबिन जो होता है वो येलो कलर का होता है, बिलीवर्डिन जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। फिर ये बाइल में आ जाते हैं, बाइल से इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, फिर इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, इनके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह एक्ट करता है पिगमेंट पे। उसके बाद से स्टर्कोबिलिन के रूप में फीसेस में चले जाते हैं, और यूरोबिलिन के रूप में ब्लड में आ जाते हैं, फिर ब्लड से फिर यूरिन में चले जाते हैं। तो ये जो है आरबीसी जो भी डिस्ट्रॉय होता है उनका फेट होता है, मतलब लास्ट में एट लास्ट ये जाते कहाँ पे हैं। अब आरबीसी खत्म हो गया, अब एक बार डब्ल्यूबीसी भी देख लेते हैं। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना होता है, ल्यूकोसाइट को ही डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब। ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि नंबर बढ़ता है, एग्जांपल मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन के टाइम पे ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ने लगता है। ल्यूकोसाइटोपिनिया यानी कि नंबर कम होने लग रहा है। कम कब हो रहा है कि एचआईवी हो गया, टाइफाइड हो गया और ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इसमें डायरेक्ट अटैक हो जाता है बैक्टीरिया या वायरस का डब्ल्यूबीसी पे, जिसके कारण जो है इनके नंबर कम होने लगते हैं। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। इसमें क्या हो जाता है, डब्ल्यूबीसी बढ़ते बढ़ते 1 लाख से भी ज्यादा चला जाता है। ल्यूकेमिया जो है वो 22 क्रोमोसोम पे होता है, खैर इतना नहीं जाना है। डब्ल्यूबीसी के बारे में देख लो, डब्ल्यूबीसी दो टाइप का बताया गया है, एक ग्रेनुलोसाइट है और एक ए ग्रेनुलोसाइट है। ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत क्या होते हैं कि ग्रेन्यूल पाए जाते हैं इनके साइटोप्लाज्म पे, ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। और एक ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत जो है, जो भी आते हैं इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट पहले देख लेते हैं। इनके अंतर्गत एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल को यूसिनोफिल भी बोलते हैं, और बेसोफिल हो गया और न्यूट्रोफिल हो गया। एक ग्रेनुलोसाइट में जो है वो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। तो एसिडोफिल पहले देख लेते हैं, यूसिनोफिल। इनका स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, देख लो। एक एसिडोफिल ऐसा होता है, बेसोफिल ऐसा होता है, न्यूट्रोफिल ऐसा होता है, मोनोसाइट ऐसा होता है, लिम्फोसाइट ऐसा होता है। तो ये स्ट्रक्चर इनका बना रखा है ऑलरेडी, ये सिर्फ बताया गया है। फिर यूसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल को मिला के पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड भी बोल दिया जाता है, पीएमएनएल। तो ये क्या क्या काम है इनका देख लेते हैं। तो एसिडोफिल जो है अप्रॉक्स 2 to 3% में होता है, और ये एलर्जिक रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, और एलर्जिक रिस्पॉन्स के साथ साथ प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है अगेंस्ट द पैरासाइट। फिर बेसोफिल की बात कर ले तो इनका साइज जो है 8 to 10 माइक्रोन बताया गया है, स्मॉलेस्ट होते हैं। और ये अमाउंट जो है इनका बताया गया अप्रोक्स 0.1% में होते हैं। ये क्या है, 3 सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं, कौन कौन सा, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। आई थिंक क्लियर होगा। हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। तो हिस्टामिन क्या करता है, वेसोडाइलेशन का काम करता है इन्फ्लेमेशन वगैरह में। सेरोटोनिन जो है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है, जो भी ब्लड लॉस वगैरह को रोकने के लिए। और हेपेरिन जो है एज अ एंटीकोगुलेंट हेल्प करता है। फिर आ जाता है क्या है, मोनोसाइट के बारे में। तो मोनोसाइट भी अप्रॉक्स 6 to 8% होते हैं। इनको मैक्रो इनको मैक्रोपोलिस भी बोला जाता है, और इन्हीं से जो है वो मैक्रोफेज वगैरह बनते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शन में इनका अलग अलग रोल होता है। फिर आ जाता है लिम्फोसाइट के बारे में। तो लिम्फोसाइट का 5 to 7 डेज ही होती है इनकी लाइफ टाइम, और ये क्या है, 20 to 25% जो है ये अमाउंट में होते हैं। और यही लिम्फोसाइट जो है वो तीन टाइप के बन जाते हैं, क्या है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। तो नेचुरल किलर सेल जो है वो इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और टी लिम्फोसाइट जो है वो सीएमआई प्रोवाइड करता है।
और बी लिम्फोसाइट जो है वो एएमआई प्रोवाइड करते हैं। तो देखो इनका ये पूछ लेता है कि अबंडेंस के हिसाब से, तो ऐसे याद करो NLM। तो एन से क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल, एल से लिम्फोसाइट हो जाएगा, और एम से जो है वो मोनोसाइट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रोफिल होते हैं, उससे कम लिम्फोसाइट होते हैं, और उससे कम मोनोसाइट होते हैं। 60 to 65%, 20 to 25%, और एम यानी मोनोसाइट जो है वो 6 to 8% होते हैं। और ये स्मॉल अमाउंट में होते हैं, यूसिनोफिल और बेसोफिल बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। यूसिनोफिल तो 2 to 3% फिर भी होता है, लेकिन बेसोफिल जो है वो और कम होता है, 0.1% के आसपास ही होता है। तो ये सारी चीजें थी। अब हाँ, कुछ आर्टिफिशियल एंटी कोगुलेंट है, एडीटी हो गया, सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम सिट्रेट। अब प्लेटलेट पे आ जाते हैं एक बार। प्लेटलेट क्या साइज है इसका, 2 to 3 माइक्रोन। और इसके साथ साथ क्या है, शेप है इसका स्फेरिकल डिस्क लाइक शेप है प्लेटलेट का। काउंट है 1.5 से 3.5 लाख पर MM3। लाइफ स्पैन जो है प्लेटलेट का वो 2 to 5 डेज होता है। और इसके साथ साथ some basophil granules are protein found in cytoplasm। so ठीक है, चलो फंक्शन इनका क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन है, और इसके साथ साथ सेक्रेशन ऑफ सेरोटोनिन इन स्मॉल अमाउंट। प्लेटलेट आर derived from the large megakaryocyte cell। तो ये जो है वो प्लेटलेट्स की बात हो गई। तो कुल मिला जुला के देखो, प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में हेल्प कर रहा है। और इसका जो नॉर्मल लेवल है वो याद कर लेना, 1.5 से 3.5 लाख पर MM3। तो देखो 1.5 लाख से जब प्लेटलेट्स कम आने लगता है, तो धीरे धीरे अपने अंदर सिम्टम्स आने लगते हैं। सिम्टम्स क्या आ जाता है, पूरी बोन्स वगैरह में दर्द होने लगता है। जैसे डेंगू में ये सारी चीज लक्षण आने लगती है, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग तक स्टार्ट हो जाती है कभी कभी। और क्रिटिकल कंडीशन की बात करें तो देखो 40,000 से जब कम आने लगता है प्लेटलेट, तो उसको क्रिटिकल माना जाता है कि अब इसको घटने नहीं देना है, नहीं तो इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो सकती है। तो डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इबोला वगैरह हो गया, इन सब चीजों में डायरेक्ट प्लेटलेट पे अटैक होता है और प्लेटलेट की कमी होने लगती है। अब देखो इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग द इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस के दौरान जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट वगैरह चलते हैं। तो देखो सबसे पहले प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनता है, इसमें क्या है, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट होता है। फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट स्टेज होता है, ये इरिथ्रोपोइसिस की स्टेजेज है। इसमें क्या है, न्यूक्लियोलाई जो है वो डिसअपियर हो जाता है। इंटरमीडिएट स्टेज में है हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयरिंग, हीमोग्लोबिन अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज, इसमें न्यूक्लियस डिसअपियर होने लगता है। रेटिकुलोसाइट स्टेज, इसमें क्या हो जाता है, रेटिकुलम इज फॉर्म एंड सेल इंटर कैपिलरी फ्रॉम साइट ऑफ द प्रोडक्शन। और मैच्योर आरबीसी के दौरान जो है वो रेटिकुलम डिसअपियर हो जाता है, और सेल जो होता है अपनी बाइकॉन्केविटी जो है उसको अटेंड कर लेता है, और ये मैच्योर आरबीसी में चेंज हो जाता है। तो ये सारी स्टेजेस हैं देखो, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट, फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, और लास्ट में मैच्योर आरबीसी बन जाता है। ये पूछता है क्वेश्चन के रूप में। फिर 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ये भी पूछा जाता है। और ये वाइवा वगैरह वाले में तो ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, और एग्जाम में भी आ जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 13 कौन कौन से हैं, फाइब्रिनोजेन है, फाइब्रिनोजेन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, टिश्यू फैक्टर यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, कैल्शियम आयन लेवल फैक्टर वगैरह हो गया। 6 अननोन फैक्टर है, 7 स्टेबल फैक्टर है। फिर 8 जो है वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 9 जो है वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। फिर 10th जो है वो स्टुअर्ट फैक्टर, 11 जो है वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, 12th जो है वो हिगमैन फैक्टर, और जो 13 है वो फाइब्रिन यानी कि स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये 13 फैक्टर बताए गए हैं। तो आ जाओ एक बार ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी एक बार डिस्कशन कर ही लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले टिश्यू इंजरी होती है। टिश्यू इंजरी से क्या होती है, इंडोथेलियल सेल जो होती है वो डैमेज हो गई। फिर एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, यहाँ पे फिर एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स चालू हो जाता है।
फिर यहाँ से इनोथ्रोम्बोप्लास्टिन में ये एक्जो चेंज हो जाता है। फिर इस पे क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह वर्क करती है, और इसके साथ साथ कैल्शियम आयन वर्क करता है और इसको थ्रोम्बोकाइनेज में चेंज कर देता है। तो प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम्स जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन का यूज हर जगह होने वाला है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर दिया कौन, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। और ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो है वो हिपेरिन को भी इनएक्टिवेट करती है। हिपेरिन को इनएक्टिवेट क्यों करती है, क्योंकि वो एंटीकोगुलेंट का काम करता है। जबकि हमको कोगुलेट करना है, ब्लड क्लॉटिंग करवाना है, तो ये प्रोथ्रोम्बिनेज ही है इसको हिपेरिन को इनएक्टिव कर देती है। तो यहाँ से प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन गया। अब इधर फाइब्रिनोजेन है, तो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में चेंज करना है, तो ये थ्रोम्बिन जो है कैल्शियम आयन की मदद से फाइब्रिनोजेन को जो है वो फाइब्रिन में चेंज कर देता है। फाइब्रिनोजेन सॉल्यूबल रहता है ब्लड वगैरह में, तो वो आके जो है वो इनसॉल्यूबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बन जाता है और हीमोस्टैटिक प्लग बन जाता है यहाँ पे, और क्लॉट जो है वो हो जाता है। तो देख रहे होगे कुछ ऐसे 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 जो है वो क्लॉट क्लॉट बनना चालू हो गया फाइब्रिन की मदद से। तो ये टोटल ब्लड क्लॉटिंग का जो है वो मैकेनिज्म था, हम लोगों ने देख लिया। अब थ्रोम्बोसिस के बारे में देख लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस एंड क्लॉट इज कॉल्ड थ्रोम्बस। तो क्लॉट को थ्रोम्बस कहेंगे, और ये जो मैकेनिज्म चल रहा है इनसाइड द ब्लड वेसल, इसको थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। इट इज अकर इन कोरोनरी आर्टरी, इट इज कॉल्ड कोरोनरी थ्रोम्बोसिस एंड लीड टू हार्ट अटैक। अगर हार्ट वगैरह में कोरोनरी आर्टरी में अगर थ्रोम्बोसिस गलती से भी हो जाए, तो ये हार्ट अटैक का कारण बनता है, हार्ट अटैक का रीजन बनता है। इट इज डिटैच फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट एंड मूविंग इनसाइड द ब्लड वेसल, इट इज कॉल्ड एम्बोलिज्म एंड इट इज मोर डेंजरस। तो अपने ओरिजिनल साइट से निकल के अगर कहीं क्लॉट वगैरह हुआ अपने ओरिजिनल साइट से निकल के अगर ब्लड वेसल्स में घूमने लगे, तो ये और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। फिर ब्लड ग्रुपिंग की बात कर लेते हैं। तो 3 टाइप के ब्लड ग्रुपिंग होती है। तो कौन कौन सा एबीओ सिस्टम अपने यहाँ चलता है। तो देखो ये ब्लड ग्रुप दिए गए हैं, ए बी और ओ। इधर एंटीजन है, तो ए में ए एंटीजन रहता है और एंटीबॉडी जो है वो बी रहती है। इसके साथ साथ बी में बी एंटीजन रहता है और एंटीबॉडी एक ही रहती है। ए बी में जो है वो दोनों एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं और एंटीबॉडी इनमें नहीं रहती है। ओ में जो है वो एंटीजन 0 रहता है और एंटीबॉडी दोनों के लिए प्रेजेंट रहती है, दोनों एंटीजन के लिए। कौन किस किस से ब्लड रिसीव कर सकते हैं ये। तो देखो ओ से तो सभी ब्लड रिसीव कर सकते हैं, ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। और इसके साथ साथ ए से करेगा, बी बी से करेगा, ए बी जो है वो किसी से भी कर सकता है, ए बी और ओ। इसके साथ साथ 0 यानी कि ओ जो है ओ ओ ब्लड ग्रुप वाले जो है वो ओ से ही लेंगे। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर माना जाता है। उसमें भी ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर माना जाता है, क्योंकि ए बी पॉजिटिव है तो इनके पास जो है वो ना ए के लिए एंटीबॉडी होगी, ना बी के लिए एंटीबॉडी होगी, और ना ही प्लस यानी कि जो भी जैसे ब्लड ग्रुपिंग होता है तो या तो ए बी पॉजिटिव होता है किसी पर्सन का, या ए बी निगेटिव होता है। ये जो पॉजिटिव वाला जो एंटीजन है इसके लिए भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी इसके अंतर्गत, ए बी पॉजिटिव के अंतर्गत। ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाता है और कैन डोनेट टू यानी कौन कौन किसको डोनेट कर सकता है। तो ए के लिए ए और ए बी हो गया, बी के लिए बी और ए बी हो गया, ए बी के लिए ए बी हो गया, और ओ ओ किसको किसको कर सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, ओ को भी। यानी ए जो है वो ए और ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है, बी जो है वो बी और ए बी को कर सकता है, ए बी जो है वो ए बी को डोनेट कर सकता है, और ओ जो है वो किसी को भी कर सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, ओ को भी। क्योंकि ओ के पास क्या है, एंटीजन कोई नहीं है। तो एंटीजन कोई नहीं है तो एंटीबॉडीज वगैरह आके आके अटैक वगैरह किस पे करेंगी। तो ये ओ जो है वो ए को भी डोनेट कर सकता है, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। और उसमें भी ओ निगेटिव, निगेटिव यानी कि इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता है, तो इसलिए जो है ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, और ये सबको सबको जो है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। फिर आर एच एंटीजन की बात कर ले तो आर एच प्रेजेंट होता है तो इसको पॉजिटिव बोला जाता है। अगर आर एच एबसेंट होता है तो ऐसे ब्लड ग्रुप को निगेटिव बोला जाता है। इंडिया की बात किया जाए तो 90% लोग अप्रॉक्स जो है वो आर एच पॉजिटिव हैं, और अगर 3% की बात किया जाए तो वो लोग निगेटिव है। वर्ल्ड वाइड में 80% आर एच पॉजिटिव है और 20% आर एच निगेटिव है। आर एच इन इनकॉम्पैक्टिबिलिटी की बात किया जाए
तो आर एच इनकॉम्पिटेंट कौन कौन से लोग होते हैं, तो इसमें इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का एग्जाम्पल आता है। तो इसमें क्या है कि देखो, अगर मेल आर एच पॉजिटिव है और फीमेल आर एच निगेटिव है, तब ये सारे केसेस बन जाते हैं। तो कैसे केसेस बन जाते हैं, तो देखो आर एच पॉजिटिव मेल हो गया, आर एच निगेटिव फीमेल हो गए। तो मान लो फर्स्ट बेबी जो है वो आर एच पॉजिटिव हो गया, तो फर्स्ट बेबी तो आर एच पॉजिटिव हो गया, लेकिन फीमेल जो है वो आर एच निगेटिव की है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो जाता है, इसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडी बॉडी में बनने लगती है। जब आर एच पॉजिटिव का जब बच्चे का जब ब्लड जो है वो फीमेल के ब्लड से कांटेक्ट में आ जाता है, तो बच्चा तो फीमेल के अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट बेबी तो बच जाता है, उसको कुछ नहीं होता है। लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ब्लड का कांटेक्ट हो गया, तो ब्लड के कांटेक्ट से क्या हो जाता है कि इस फीमेल के अंतर्गत अंदर जो है वो आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो गई है। फिर जब सेकेंड बेबी का टाइम आता है, तो आईजीजी जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है, तुम लोग को पता होगा। तो फिर जब सेकेंड बेबी का टाइम आता है, तो क्या हो गई, इसको मेमोरी मिल जाती है फीमेल फीमेल बॉडी को, फीमेल ब्लड को। तो ये क्या करती है, सेकेंड बेबी पे जाके वो अटैक कर देती है, और वो सेकेंड बेबी जो है वो कंसीव नहीं कर पाता है। एग्लूटिनेशन, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, डिस्ट्रक्शन, एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, और लास्ट में जो है वो फेटस मर जाता है। तो एग्लूटिनेशन यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाता है, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है आरबीसी का, एनीमिया हो जाता है बच्चे को, या जॉन्डिस हो जाता है, और लास्ट में जो है वो फेटस में डाई, फेटस मर भी सकता है। अब इसको मरने से बचाने के लिए क्या करते हैं, जब ये फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट जब बच्चा होता है, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कुछ कुछ इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे रोजन हो गया, रोलिन हो गया, और एंटी डी के नाम से आता है। तो वो इंजेक्शन दे दिया जाता है। तो ये क्या करता है कि इस फीमेल के अंदर जो एंटीबॉडी बन रही है ब्लड फर्स्ट बच्चे के ब्लड कांटेक्ट से, वो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन नहीं होने देता है, उसको वीक कर देता है। तो ये है, और लेकिन इसको जो है वो विद इन 72 आवर देना पड़ता है। और मतलब प्रिकॉशन के लिए क्या है, 6 घंटे के अंदर ही दे दिया जाता है ये एंटी आर एच एंटीबॉडी इंजेक्शन। फिर आ जाता है पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम, तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्लड सेल्स, ये पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है। और हिमेटोक्रेट वैल्यू यानी कि एचवी, तो ये हो जाता है तुम लोग का परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इन पैक्ड सेल वॉल्यूम। इट इज अप्रोक्स 99% ऑफ पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये 2 पॉइंट है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इम्यूनिटी देख लेते हैं, इम्यूनिटी पे आ जाता है। तो इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक इनेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, और प्रेजेंट इन बहुत प्लांट एंड एनिमल्स होती है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो आफ्टर बर्थ होती है, स्पेसिफिक, फाउंड इन एनिमल्स ओनली। इसके साथ साथ फिजिकल बैरियर की बात करें, इनेट इम्यूनिटी के अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी 4 टाइप्स की होती है, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, और साइटोकाइन बैरियर। तो फिजिकल बैरियर से स्टार्ट करते हैं। इसमें स्किन आ गया और म्यूकर मेम्ब्रेन आ गया। जैसे एग्जांपल गॉबलेट सेल हो गया, सिलिया हो गया, ये सब फिजिकली ट्रैप करते हैं। सेकेंड इनेट इम्यूनिटी का एग्जांपल है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो इसमें इसमें एचसीएल इन स्टमक हो गया, लाइसोजाइम इन टीयर एंड सलाइवा हो गया। इसके साथ साथ फीवर हो गया, इस बॉडी का एसिडिक पीएच हो गया। लाइसोजाइम जो है वो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स है। ये सारी चीजें जो है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत आ गई। साइटोकाइन बैरियर के अंतर्गत इंटरफेरोन आते हैं, साइटोकाइन बैरियर के अंतर्गत इंटरफेरोन आते हैं। इंटरफेरोन नेवर किल्स अ वायरस, इट ओनली इनएक्टिवेट द वायरस बाय मेकिंग टीआईपी यानी ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन इन द हेल्दी सेल। तो इंटरफेरोन जो है वो कभी वायरस को किल नहीं करता है, कभी किल नहीं करता है। क्या करता है, तो ये वायरस को इनएक्टिवेट कर देता है। कैसे, टीआईपी बना के, हेल्दी सेल में टीआईपी बना के। हेल्दी सेल में कैसे टीआईपी बनाता है, जैसे ये मान लो ये सेल है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है। तो अब वायरस आके इस पे अटैक कर दिया है, तो ये क्या करेगा, ये सेल सोचेगा कि भाई मैं तो मर रहा हूं, लेकिन अपने आस पड़ोसी वाले सेल को मुझे बचाना है। तो ये बचाने के लिए ये क्या करता है, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन को सेक्रेट करता है। तो यहां से ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन जो भी है इंटरफेरॉन निकल के मतलब साइड वाले जो अगल बगल के सेल हैं उनमें ये टीआईपी यानी ट्रांसलेशन इनहिबिटेड प्रोटीन बनवाना है, जिससे कि ये वायरस जो है मेरे ऊपर तो अटैक कर दिया, मैं तो डिस्ट्रॉय हो रहा हूँ, लेकिन मेरे अगल बगल वाले सेल्स जो है वो बच जाए। तो ये इंटरफेरॉन को सिक्रेट करता है, इंटरफेरॉन को छोड़ेगा। अब ये इंटरफेरॉन निकल के क्या आते हैं कि अगल बगल वाले सेल पे अटैच हो जाते हैं, और ये क्या है, सिग्नल पहुंच गया अब अगल बगल वाले सेल के पास। अब ये ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो अब फिर ये वायरस निकल के जब बगल वाले
वाले सेल पे जाता है तो ये उसको मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं करने देते हैं। तो ये इंटरफेरॉन का वर्किंग क्राइटेरिया रहता है, ऐसे वर्क करता है इंटरफेरॉन। एंटीवायरल प्रोटीन मेड अप ऑफ 270 अमाइनो एसिड एंड सेक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। वायरस इन्फेक्टेड सेल द्वारा सेक्रेटेड किया जाता है और ये एंटीवायरल प्रोटीन होता है, अप्रोक्स 270 अमाइनो एसिड का बना रहता है। इंटरफेरॉन्स आर द स्पीसीज स्पेसिफिक नॉट वायरस स्पेसिफिक, यानी कि स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। ह्यूमंस के लिए इंटरफेरॉन ह्यूमंस में ही काम करेगा, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। अब कोई भी वायरस आए ये इंटरफेरॉन सेम टाइप का ही सिक्रेट करेंगे, चाहे वो कोई भी वायरस हो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वायरस आते हैं तो भी वो सेम टाइप का ही इंटरफेरॉन सिक्रेट करता है। यानी कि ह्यूमन बॉडी के लिए इंटरफेरॉन एक ही होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, वायरस स्पेसिफिक नहीं होता है। वायरस लाइफ साइकिल जो है वो लाइसोजेनिक साइकिल होता है और फैक्ट्री लाइटिक साइकिल होता है, वो मल्टीप्लीकेशन वगैरह की बात करता है। तो ये साइटोकाइन बैरियर के अंतर्गत आता है। फिर टाइप ऑफ इंटरफेरॉन देख लेते हैं। तो इंटरफेरॉन के टाइप में अंतर्गत अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन और गामा इंटरफेरॉन, 3 टाइप के इंटरफेरॉन आते हैं। तो मैक्रोफेज से क्या है, अल्फा इंटरफेरॉन सीक्रेट होगा, फाइब्रोब्लास्ट से बीटा इंटरफेरॉन सीक्रेट्स होंगे और एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट से गामा इंटरफेरॉन सीक्रेट्स होते हैं। अल्फा इंटरफेरॉन्स आर यूज्ड टू ट्रीट एड्स रिलेटेड कैंसर, कापोसी सार्कोमा। तो एड्स में एक क्या है कैंसर बहुत कॉमन देखने को मिलता है, ये है कापोसी सार्कोमा। तो कापोसी सार्कोमा के अंतर्गत अल्फा इंटरफेरॉन को एज ए ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। इंटरफेरॉन्स आर द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर होते हैं ये। सेलुलर बैरियर की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर हो गया इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत। और एक और बैरियर आता है इनेट इम्यूनिटी के अंदर, सेलुलर बैरियर। तो ये सेलुलर बैरियर 2 टाइप के होते हैं इनके अंतर्गत, एक फैगोसाइटिक सेल होते हैं और एक नॉन फैगोसाइटिक सेल होता है। तो कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स अटैक करता है बॉडी पे, फैगोसाइटिक सेल क्या करते हैं, उनको खा लेते हैं, यानी कि उनको इनगल्फ कर लेते हैं, तो वो फैगोसाइटिक सेल होते हैं। और नॉन फैगोसाइटिक सेल क्या होते हैं कि जैसे इनके पास बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम्स वगैरह होते हैं, तो ये उनके ऊपर हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम्स वगैरह फेंक फेंक के जला के मार देते हैं, ये नॉन फैगोसाइटिक सेल हो जाते हैं। नॉन फैगोसाइटिक सेल के अंतर्गत नेचुरल किलर सेल वगैरह आते हैं और फैगोसाइटिक सेल के अंतर्गत मैक्रोफेज हो गया, डेंड्राइट सेल आते हैं। और इसमें क्या है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, अभी हम लोग डब्ल्यूबीसी में बात कर रहे थे, ये वही है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जो है वो ये सारी चीजें आते हैं। फिर देखो मैक्रोफेज की बात कर रहे थे, ये तो मैक्रोफेज लंग्स में जो है, अगर मैक्रोफेज मिलता है तो इसके नाम्स वगैरह चेंज हो जाते हैं ऑर्गन्स के हिसाब से। अगर ये मैक्रोफेज जो है वो लंग्स में मिलता है तो उसको डस्ट सेल बोलते हैं, लीवर में मिलता है तो कफर सेल बोलते हैं, ब्लड में मिलता है तो मोनोसाइट्स बोल देते हैं, या फिर ब्लड में कहीं कहीं डेंड्राइट सेल भी बोल देते हैं, ब्रेन में मिलता है तो माइक्रोग्लियल सेल बोल देते हैं। तो मैक्रोफेज सेम ही होते हैं लेकिन अलग अलग ऑर्गन स्पेसिफिक में उनके अलग अलग नाम आ जाते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप का होता है, या तो एक्टिव हो सकता है या तो पैसिव हो सकता है। एक्टिव में एक्टिव रोल ऑफ होस्ट इम्यून सिस्टम, यानी होस्ट इम्यून सिस्टम का एक्टिवली रोल रहता है, जैसे नेचुरल हो गया और आर्टिफिशियल हो गया। नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत जो भी इन्फेक्शन वगैरह हो है, अगर मेरी बॉडी इन्फेक्शन हुई है और मैं उसको नेचुरली उसको हील कर रहा हूँ टाइम के साथ, तो ये जो है वो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है। आर्टिफिशियल के अंतर्गत क्या आता है कि हम लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, अब वैक्सीन के कारण हम लोग की बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट वगैरह एक्टिवेट हो गए, मेमोरी सेल्स वगैरह बन गए, तो ये वैक्सीन से हम लोगों ने क्या किया, आर्टिफिशियली अपने आप को इम्यून कराया। तो ये वैक्सीन वगैरह जो है वो आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है। पैसिव इम्यूनिटी के अंतर्गत होस्ट के इम्यून सिस्टम का कोई रोल नहीं रहता है। इनके अंतर्गत नेचुरल और आर्टिफिशियल 2 टाइप के होते हैं। नेचुरल के अंतर्गत आईजीजी एंटीबॉडी हो गया, आईजीए एंटीबॉडी हो गया। जैसे आईजीजी एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस होकर जो है फिटस को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। उसी तरह आईजीए जो है वो मदर के मिल्क में रहता है, आईजीए एंटीबॉडी। तो मदर के मिल्क के थ्रू जब बच्चे को कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है और इसके साथ साथ जो है वो अच्छे से मदर का जो मिल्क होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, इसके थ्रू उसको इम्यूनिटी मिल जाती है। तो ये जो है आईजीजी और आईजीए है, यह नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं। आर्टिफिशियल की बात करें तो इनके अंतर्गत एंटी सेरम हो गया और एंटी वेनम वगैरह हो गया। इसमें क्या है, डायरेक्ट एंटीबॉडी का यूज करके इंजेक्शन वगैरह के थ्रू बॉडी को इम्यून करा दिया जाता है। तो एंटी सेरम, एंटी वेनम जो है वो आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं। तो देखो एक बार और रिपीट कर देता मैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी,
एक तो एक्टिव हो गया और एक पैसिव हो गया। एक्टिव के अंतर्गत नेचुरल और आर्टिफिशियल होती है, नेचुरल के अंदर इन्फेक्शन आता है, आर्टिफिशियल के अंदर वैक्सीन वगैरह आते हैं। पैसिव में डायरेक्ट इम्यूनिटी होती है, इसमें होस्ट के इम्यून सिस्टम का कोई रोल नहीं रहता है। इनके अंतर्गत नेचुरल और आर्टिफिशियल आती है। नेचुरल में आईजीजीए एंटीबॉडी, आईजीए एंटीबॉडी आती है। आर्टिफिशियल में एंटीसेरम और एंटीवेनम वगैरह आते हैं। देखो लिम्फोसाइट क्या है कि न्यूक्लियस ऑक्युपाई होल इन साइटोप्लाज्म, ग्रेन्यूल सब्सेंट इन साइटोप्लाज्म, इट इंक्रीज इन वायरल फीवर, मॉल न्यूट्रिशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, डिप्थेरिया, रिकेट्स एंड टीबी। यानी कि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, वायरल वगैरह फीवर वगैरह हो रहा है, तो उसमें क्या है कि लिम्फोसाइट वगैरह बढ़ जाते हैं। तो ये लिम्फोसाइट टू टाइप्स के बताया गया, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो बी लिम्फोसाइट के अंतर्गत ही वो गम डे आते हैं। गम डे मतलब आईजीजी एंटीबॉडी, आईजीए एंटीबॉडी, आईजीएम एंटीबॉडी, आईजीडी एंटीबॉडी, आईजीई एंटीबॉडी, ये बी लिम्फोसाइट के अंतर्गत आते हैं और ये ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं कि ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेम सेल इन द बोन मैरो बट मैच्योर्स इन द थाइमस। तो बोन मैरो से ओरिजिनेट होते हैं लेकिन मैच्योर ये होते हैं थाइमस में। इट मैनिफेस्ट द सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स एज वेल एज रेगुलेट्स बी लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। टी लिम्फोसाइट जो है वो चार टाइप का बताया गया है। कौन कौन सा, हेल्पर, किलर, सप्रेसर और मेमोरी। तो टी हेल्पर सेल हो गया, तो टी हेल्पर सेल पे CD4 मार्कर होता है। टी किलर सेल है, ये इन्हीं को साइटोटॉक्सिक टी सेल भी बोलते हैं। सप्रेसर टी सेल के ऊपर CD8 मार्कर होता है। ये मार्कर होता है पहचानने का तरीका। जब रिपोर्ट्स वगैरह देखोगे तुम लोग तो उसमें टी हेल्पर की जगह CD4 मार्कर लिखा रहता है। तो CD4 मार्कर से तुम लोग को टी हेल्पर सेल समझना है। CD8 से मतलब टी सप्रेसर सेल की बात कर रहा है। और लास्ट में मेमोरी टी सेल होती है। एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। तो एनर्जी क्या है, एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। यानी कि जैसे पॉलन हो गया, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हो गया, किसी को सर्टेन फूड से एलर्जी होती है और किसी को इंसेक्ट वगैरह से एलर्जी होती है, इंसेक्ट स्टिंग से। तो ये हो गया कि जैसे पॉलन आ जाता है कि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह के संपर्क में आ जाता है तो लगातार छींकने लगता है। तो ये सारी चीजें जो है वो एलर्जी की है। एलर्जी में क्या हो जाता है, एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स या एक्स एग्रीगेटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स नॉर्मल तो होना चाहिए लेकिन बहुत बढ़ जाता है। तो हमें पॉलन हो गया, डस्ट हो गया, इन सब कंडीशन में छींके वगैरह आने लगती है। कॉमन एलर्जन कौन कौन से हैं, पॉलन हो गया, डस्ट माइट्स हो गया, एनिमल डेंजर हो गया, फूड से लाइक पीनट्स हो गया, सेलफिश से किसी को एलर्जी रहता है, इंसेक्ट स्टिंग्स हो गए, मेडिकेशंस हो गए, और साथ में लेटेक्स से भी एलर्जी होती है किसी किसी को। वो पर्सन टू पर्सन एलर्जी वेरी करती है। टाइप्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन देख लेते हैं। पहला है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में क्या क्या आते हैं, स्नीजिंग हो सकता है, नेजल कंजेशन हो सकता है, अस्थमा वगैरह हो सकता है, हे फीवर हो सकता है। स्किन रिलेटेड क्या क्या देखने को मिलता है, रैशेस हो गया, हाइव्स हो गया और एजिमा हो गया। डाइजेस्टिव में नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया। ये सारे सिम्टम्स वगैरह डाइजेस्टिव रिलेटेड एलर्जी में देखने को मिलता है। एनाफाइलैक्सिस के अंतर्गत ये सीवियर टाइप का होता है, लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी रिएक्शन होता है। और इनके एनाफाइलैक्सिस के कंडीशन में तुरंत मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सिम्टम्स क्या क्या इनके अंतर्गत आते हैं कि स्नीजिंग हो गया, इची आईज हो गया, रेस्ट है और आइस हो गया, स्वेलिंग वगैरह होने लगता है फेस, लिप्स, टंग पे, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होने लगती है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, स्किन प्रिक टेस्ट करेंगे, उसके साथ साथ ब्लड टेस्ट करवाया जा सकता है। अगर आईजी एंटीबॉडी का लेवल बढ़ा हुआ है तो समझ लो कि भाई एलर्जी उस पर्सन को हुआ है। ट्रीटमेंट में क्या क्या दे सकते हैं, तो अवॉइडेंस ऑफ नॉन एलर्जेन, जो भी एलर्जेंस है उससे दूरी बनाएंगे पर्सन की। एंटीहिस्टामिन का उपयोग किया जा सकता है, डिकॉन्जेस्टेंट का, साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह का और इपिनेफ्रिन इंजेक्शन वगैरह का यूज किया जा सकता है एनाफाइलैक्सिस में। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आ जाते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट रिलेटेड हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन दिया गया है, वेट 300 ग्राम, इंटर आर्टेरियल सेप्टम 3, इंटरवेंटिकुलर सेप्टम थिक होता है। कार्डिक आउटपुट कितना बताया गया है, द ब्लड पंप आउट बाय द वेंट्रिकल पर मिनट, कितना पंप होता है, तो अप्रोक्स 5 to 6 लीटर पर मिनट। कार्डिक साइकिल कितना होता है, नॉर्मल ड्यूरेशन जो है वो 0.8 सेकेंड का होता है, जिसमें से आर्टेरियल सिस्टोल जो है वो 0.1 सेकेंड का होता है, आर्टेरियल डायस्टोल है 0.7 सेकेंड का होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल जो है वो 0.3 सेकेंड का होता है और वेंट्रिकल डायस्टोल जो है वो 0.5 सेकेंड का होता है। हार्ट साउंड की बात कर ले तो हार्ट साउंड देख लो। फर्स्ट हार्ट साउंड कब आता है कि जब एवी वॉल, देखो ये हार्ट हार्ट बनाया गया है तो यहाँ पे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पे
राइट साइड में जो होता है वो ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है। राइट में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट में बाइकस्पिड वॉल। तो राइट जब ये ट्राइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व जब क्लोज होते हैं तो फर्स्ट हर्ट साउंड आता है। ये क्या होता है, लो पिच होता है, लाउड होता है और लब की साउंड आता है। तो ये लब और डब पूछता है, तो लब की साउंड कब आती है, जब ये मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होता है। इनका ड्यूरेशन 0.15 सेकंड बताया गया है। बेस्ट हियर्ड ओवर मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड एरिया। सेकेंड हर्ट साउंड कब होता है, जब सेमी ल्यूनर वॉल क्लोज होता है। तो ये सेमी ल्यूनर वॉल है, इससे ब्लड को पंप कर दिया जाता है पूरी बॉडी में। ये सेमी ल्यूनर वॉल जब क्लोज होता है तब जो है वो सेकेंड हर्ट साउंड आता है। तो ये कैरेक्टर क्या होता है इसका, हाई पिच होता है, शार्प होता है और डप की साउंड आती है। तो लब डप इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द ड्यूरेशन कितना है, 0.12 सेकेंड। बेस्ट हर्ट ओवर द पल्मोनरी या एओर्टिक एरिया के आसपास अच्छे से सुनाई देता है। थर्ड हर्ट हर्ट साउंड कब सुनाई देता है, ड्यू टू द फास्ट रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। जब वेंट्रिकुलर का फिलिंग होता है तब थर्ड हर्ट साउंड आता है। फोर्थ हर्ट साउंड कब आता है, रैपिड रश ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। और ये कब होता है, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। जब आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तब ये फोर्थ हर्ट साउंड सुनाई देता है। ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय द कॉलम ऑफ द ब्लड इन द आर्ट्रियल सिस्टम। एक्साइटमेंट फियर कॉजेज राइज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर एक्साइटमेंट वगैरह हो रहा है या फियर वाली कंडीशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सिस्टोलिक बीपी फॉल बाई 15 to 20 mm ऑफ एचजी ड्यूरिंग द स्लीप। स्लीप के दौरान जो है ये इतना 15 to 20 mm एचजी तक भी कम हो सकता है। नॉर्मल बीपी कितना होता है कि 120/80 mm ऑफ एचजी, और ये किलो पास्कल में बताया गया 16/10.64। डायस्टोलिक बीपी स्लाइटली हायर इन द स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में डायस्टोलिक बीपी जो होगी वो हायर होगी। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंडिकेट्स द extent of the work done by heart. Diastolic blood pressure measure of total peripheral resistance. Cardiac output is equal to heart rate into stroke volume. तो heart rate कितना होता है, अप्रोक्स 72 होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, अप्रोक्स 70 ml होता है। तो 70 इंटू 72, तो अप्रोक्स तुम्हारा 5 लीटर के आसपास कार्डिक आउटपुट भी आ जाएगा। 72 749, हाँ ठीक है, 5 लीटर के आसपास आ जाएगा। पल्स प्रेशर जो है वो डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, तो अप्रोक्स 40 mm ऑफ एचजी पल्स प्रेशर होता है। अब हार्ट का स्ट्रक्चर एक बार देख लो, एनाटॉमी भी जरूरी है। तो देखो ये हार्ट बताया गया, हार्ट में ऊपर ये क्या प्रेजेंट है, मस्कुलाई एक्टिनिटी। और ये जो है तुम्हारा इंटर आर्ट्रियल सेप्टम है। इंटर आर्ट्रियल, आर्ट्रिया के बीच में जो सेप्टम है वो इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। और फिर ये नीचे है, तो ये नीचे वेंट्रिकल का जो सेप्टम है ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इसमें क्या है कि पेपली मसल वगैरह पाई जाती है, ट्रेबेकुलाई कॉर्नी पाई जाती है, इसके साथ साथ कोर्डा टेंडिनी पाई जाती है। तो कोर्डा टेंडिनी क्या करती है कि ये मसल वगैरह को खींच के रखती है। तो ये क्या होता है कि जब ब्लड वगैरह वेंट्रिकुलर में फिल हो जाता है तो ये वॉल्व जो है ट्राइकस्पिड हो गया, बाइकस्पिड हो गया, ये अपने आप वॉल्व बंद हो जाता है। तो देखो राइट में जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व है और लेफ्ट में जो है वो बाइकस्पिड वॉल्व है। बाकी देख लेना, इनके आउटर कवरिंग वगैरह भी बता दिया हूँ, इसमें लिख दिया हूँ। पेरिकार्डियल फ्लूइड वगैरह इसमें भरा रहता है। आउटर कवरिंग को पेरिकार्डियम बोला जाता है। ये इपिकार्डियम हो गया, फिर इंडोकार्डियम हो गया, स्क्वेमस हो गया, मायोकार्डियम हो गया। और इनके अंदर जो है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड बना भरा रहता है अप्रोक्स 50 ml का। फिर देखो ये हार्ट है। तो अब ये हार्ट में क्या हो गया कि ऊपर से ब्लड ब्लड आता है। ब्लड कहाँ से आता है, लंग्स के थ्रू ब्लड आता है आर्टरी में। फिर मतलब लेफ्ट आर्टरी में लंग्स के थ्रू ब्लड आया। फिर यहाँ पे सेमिल्यूनर वॉल प्रेजेंट रहता है। सेमिल्यूनर वॉल से जो ब्लड है वो निकल गया, ऐसे आर्क बनाते हुए पूरी बॉडी में पंप हो जाता है। अब ये आर्क को यहाँ पे मैंने जूम कर दिया है। तो आर्क से क्या है, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी हो जाती है, ये कॉमन राइट आर्टरी। फिर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकल जाती है इसमें, तो लेफ्ट ब्रेन को जो है ब्लड सप्लाई वगैरह कर देती है। और फिर यहाँ से जो है वो लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी हो जाती है, तो वो लेफ्ट हैंड वगैरह को जो है वो ब्लड सप्लाई कर देती है। तो ये आयोटिक आर्क इसको बोलते हैं, आयोटिक आर्क बनाता है ये। फिर टिश्यू में गया, टिश्यू से क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को छोड़ दिया, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा में आया। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड इंटर करेगा, फैट आ जाएगा, और क्या जो भी ब्लड वगैरह हो गया वो आ जाएंगे पोर्टल सिस्टम से। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी ब्लड में। फिर यहाँ से वेंट्रिकुलर में आ जाएंगी, फिर वेंट्रिकल से जो है वो
निकल के फिर वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला जाता है। ये कुल प्रोसेस रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसको एक्सप्लेन किया ही था मैंने। अब देखो ये ईईजी, ब्रेन के मैपिंग के लिए क्या कराते हैं, ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। तो वो फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था। अब इसमें हम लोग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पढ़ना है, यानी ईसीजी के बारे में पढ़ना है। तो ईसीजी देखो कुछ ऐसा रहता है, पी वेव रहता है, फिर नीचे क्यू आर एस रहता है, फिर आगे जाके फिर टी वेव बनता है, फिर पी क्यू आर एस, फिर टी बनता है, और ये प्रोसेस चलती जाती है। तो ये रहता है। तो देखो पी पी वेव के दौरान आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन होता है। ये टोटल पी से पी के बीच की दूरी जो है वो 0.8 सेकेंड की होती है, वन कार्डिक साइकिल के अप्रॉक्स। ये देखो ईईजी में कितने 30 इलेक्ट्रोड्स लगते हैं। क्यू आर एस जो है वो क्यू आर एस के दौरान वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन होता है। पी के दौरान आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यू आर एस के दौरान वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन, और ये टी वेव है, टी वेव के दौरान वेंटिकुलर रिपोलराइजेशन हो जाता है। अब देखो ये क्यू आर एस और ये क्यू आर एस के बीच में कुछ बॉक्सेज रहती हैं। तो नंबर ऑफ बॉक्सेज बिटवीन द टू क्यू आर एस एन माना जाए। तो ये देखो ये बॉक्स रहती है, कैसे हम लोग ईसीजी को पढ़ते हैं वो सारी चीजें बताई गई है। तो हार्ट रेट कैसे देखेंगे, तो 300 बाई एन कर देंगे तो हम लोग को हार्ट रेट मिल जाएगा पेशेंट का। फिर चाइल्ड में कितना होता है, 100 अप्रोक्स हो जाता है, और एडल्ट में जो है वो 72 बीट्स पर मिनट आती है। ये एडल्ट में वेरी करती है 70 टू 80 के अकॉर्डिंग, और चाइल्ड में थोड़ी हाई रहती है 100 के आसपास। ये देखो क्या बताएगा, पी वेव आर्टियल डीपोलराइजेशन, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन, क्यू वेव टाइम टेकन टू स्प्रेड ऑफ द एक्साइटेशन वेव फ्रॉम एस एन नोड टू कॉमन बंडल ऑफ हिस, और टी वेव वेंटिकुलर रिपोलराइजेशन हो जाएगा। पी आर इंटरवल आर्टेरियल डीपोलराइजेशन एंड एवी कंडक्शन होगा उस टाइम पे। एस टी सेगमेंट ये एस टी सेगमेंट की बात कर रहा है। कंटिन्यूड वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन कंटिन्यू रहेगा वेंटिकुलर का। क्यूटी क्यूटी के दौरान जो है वो वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन प्लस वेंटिकुलर रिपोलराइजेशन आकर होगा। तो ये कुल मिला के नॉर्मल वैल्यू कितनी बताई गई है पी वेव की, जो है वो एम्पलीट्यूड 0.25 बताया गया, ड्यूरेशन 0.1 बताया गया 1 सेकेंड, पी आर इंटरवल 0.18 सेकेंड, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स विद इन 0.11 सेकेंड, एस टी सेगमेंट 0.08 सेकेंड, और क्यूटी सेगमेंट जो है वो 0.4 सेकेंड के आसपास होता है। और टोटल इनके बीच की दूरी जो होती है पी से पी जो है वो 0.8 सेकेंड जो होती है, जो कि वन कार्डिक साइकिल के अकॉर्डिंग होती है। अब मसल पे चर्चा कर लेते हैं, मसल की बात। 3 टाइप के मसल बताएंगे, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल। तो स्केलेटल मसल सबसे पहले देख लेते हैं। ये स्ट्रेटेड होते हैं, वॉलेंट्री इन एक्शन होते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। स्मूथ मसल नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, स्पिंडल शेप सेल के होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। कार्डिक मसल जो है वो स्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन नॉट सो प्रोमिनेंट, स्ट्रेटेड जो है वो प्रोमिनेंट नहीं रहता है। इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री होते हैं, और कार्ड सिलेंड्रिकल के साथ साथ ब्रांच होती है इनकी, और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। तो देखो इसमें ये स्केलेटल मसल दिखाया गया है, स्ट्रेशन हम लोग देख सकते हैं, ये सारी चीजें। न्यूक्लियाई बताया गया है कि क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखाई गया है, बहुत सारे न्यूक्लियाई है। स्मूथ मसल में देखो, स्मूथ मसल क्या है, स्पिंडल शेप क्या है, स्पिंडल ये शेप जो है वो स्पिंडल शेप होता है। इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। कार्डिक मसल बताया गया है, देखो ब्रांच साफ ही दिख रहा है, कि ये ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच हो गई, ऐसे ब्रांच बताया गया है इसके अंतर्गत। सिलेंड्रिकल इन शेप बताया गया है, यूनिन्यूक्लिएटेड बताया गया है। ये देखो एक के अंदर एक ही न्यूक्लियस है, स्ट्रेटेड है लेकिन एकदम प्रोमिनेंट सी नहीं है। इसके अंदर क्या है, इंटरकैलेट डिस्क भी पाई जा रही है, ये इंटरकैलेट डिस्क। ये तो हो गया तुम लोग का मसल। अब एक बार स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, थ्योरी विच एक्सप्लेन हाउ मसल्स प्रोड्यूस फोर्स विच इन टर्न कॉजेज मूवमेंट। मसल कैसे फोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि मूवमेंट वगैरह में हेल्प करता है। तो नेम, कौन कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट रहती हैं इसके लिए। नेम शो एज थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। तो इसको ऐसे बोला जाता है, थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक थिक फिलामेंट। तो ऐसे करके जो है वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का हुआ। कौन कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट रहती है, कैल्शियम आयन हो गए, एटीपी हो गया, और एटीपी के साथ साथ जो है वो एक्टिन्स हो गए। तो ये सारी चीजें जो है वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंतर्गत आती है। अब बात कर लेते हैं, ये एक बार फिगर देख लो। ये इधर जो है तुम्हारा एक्टिन है, और ये जो है तुम्हारा मायोसिन है। तो एक्टिन के अंतर्गत क्या आ जाता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बताया गया है कुछ।
ऐसे स्ट्रक्चर रहता है, ये ट्रोपोमायोसिन रहता है, और उसके ऊपर क्या है, ट्रोपोनिन की बाइंडिंग रहती है, और ये जो है वो गोल गोल जो है वो एफ एक्टिन्स है। तो ये एक्टिन का स्ट्रक्चर है, और मायोसिन का स्ट्रक्चर जो है, मायोसिन में क्या होता है, ऊपर हेड होता है और पीछे टेल होता है, बीच में ये क्रॉस आर्म हो गया। ऊपर हेड पे जो है वो एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, और ये जो है वो एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। तो ये मायोसिन का स्ट्रक्चर हो गया। अब प्रोसेस वगैरह देख लेते हैं कैसे क्या क्या होता है एक बार। देखो, ये दो बैंड पाया जाता है, आई बैंड है और ए बैंड है। आई बैंड में बीच में क्या है, तुम्हारा पूरा एक्टिन भरा हुआ है। जैसे मसल्स है ना, तो मसल समझ लो ऐसे लंबा खींचा हुआ है, ऐसे बीच में इसमें एक्टिन एक्टिन भरा हुआ है। ये ए बैंड है, ए बैंड के अंतर्गत जो है वो मायोसिन भरा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा पूरा मायोसिन भरा हुआ है, ये एक्टिन भरा हुआ है, फिर मायोसिन भरा हुआ है, फिर एक्टिन भरा हुआ है। तो ये कंटिन्यूअसली पूरे मसल्स में तुम लोग के जाल बिछा हुआ है। तो अब जो एक्टिन बिछा हुआ है, एक्टिन के बीच में एक लाइन पाई जाती है जिसको जेड लाइन बोलते हैं। ये जेड लाइन किससे का बना होता है, अल्फा एक्टिनिन का बना होता है। जबकि ये मायोसिन वाली जो है ए बैंड है, इनके बीच में जो है वो एम लाइन पाई जाती है, फॉर्म बाई मायोमेसिन। मायोमेसिन की एम लाइन बनी होती है बीच में। दो जेड लाइन के बीच की दूरी को सार्कोमेयर बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो एक्टिन पाया जाता है, इनके बीच में जो जेड लाइन पाई गई है, यहाँ पे जो जेड लाइन पाई गई है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इसको सार्कोमेयर बोला जाता है। और यही सार्कोमेयर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, ये समझना बहुत जरूरी है, तभी सारी चीजें क्लियर होंगी धीरे धीरे तुम लोग की। अब आ जाओ, क्रॉस ब्रिज साइकिल देख लेते हैं, कैसे क्या प्रोसेस रहता है, क्या चलता है बॉडी में। तो देखो, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहला प्रोसेस रहता है कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं, क्या है, स्लाइडिंग होती है और क्रॉस ब्रिज डिटैचमेंट होता है। तो सबसे पहले क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, फिर स्लाइडिंग होती है, और क्रॉस ब्रिज का डिटैचमेंट होता है। तो प्रोसेस क्या क्या रहता है कि देखो, लेवल ऑफ कैल्शियम आयन जो है वो सार्कोप्लाज्म में बढ़ने लगता है। सार्कोप्लाज्म में, यानी कि जो मसल्स का जो साइटोप्लाज्म है, उसमें कैल्शियम लेवल बढ़ने लगते हैं अचानक। ब्रेन से सिग्नलिंग जाता है, कैल्शियम लेवल बढ़ने लगता है। फिर ये कैल्शियम जब बढ़ता है तो वो क्या करता है कि ट्रोपोनिन सी पे बाइंड कर देता है और मास्किंग को हटा देता है। मास्किंग जो एक्टिन, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ये ये एक्टिन है, तो एक्टिन के ऊपर ये ट्रोपोनिन की मास्किंग लगी है। तो जब सार्कोमेयर में जब कैल्शियम आयन बढ़ा, तो क्या किया गया, ट्रोपोनिन की मास्किंग को हटा दिया। तो अब ट्रोपोनिन की मास्किंग को हटा दिया, तो देखो ये नीचे क्या है कि नीचे तुम्हारा मायोसिन है, ऊपर एक्टिन है। अब एक्टिन पे कुछ मास्किंग लगी हुई थी, लेकिन कैल्शियम आयन आया और इसके मास्किंग को हटा दिया। अब मास्किंग को हटाने के बाद से क्या होगा, मायो मायोसिन जो है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा एटीपी हाइड्रोलेज से, और एक्टिवेटेड मायोसिन जो है वो बाइंड करेगा किससे, एक्टिन से। तो यहाँ पे क्या हुआ, एटीपी की मदद से ये एक्टिवेट हो गया मायोसिन, और मायोसिन जो है वो एक्टिन से एक्टिवेट हो गया, जुड़ गया, और किसका फॉर्मेशन हुआ, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। तो देखो, नीचे मायोसिन था, ऊपर एक्टिन था, ऐसे पूरी मसल्स में ऐसे नीचे जाल बिछा हुआ है, एक्टिन मायोसिन। तो नीचे मायोसिन है, ऊपर एक्टिन है, और ये क्या है कि एटीपी आया, मायोसिन को एक्टिवेट किया। कैल्शियम आया तो एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट है उसको हटा दिया, बाइंडिंग साइट को फ्री कर दिया, और मायोसिन से अटैचमेंट के लिए। तो अब ये क्या करेंगे, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। तो ये फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज ब्रिज हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि एडीपी रिलीज फ्रॉम मायोसिन, एडीपी रिलीज हो जाएगा मायोसिन से, और इसके साथ साथ मायोसिन हेड पाइवॉइड्स हो जाएगा। तो एडीपी हट गया और मायोसिन का जो हेड है वो पाइवॉइड हो जाएगा। ऐसे है, मायोसिन का हेड जो है वो पाइवॉइड हो जाएगा। तो ये देखो, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ था। अब इसके ऊपर एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन, तो एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन, ऐसे स्लाइड कर गया, एडीपी हटा और खट दे स्लाइड कर दे गया। तो इसी को स्लाइडिंग बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, या पावर स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये एक्टिन हो गया, ये मायोसिन हो गया। मायोसिन जो है उस पे एटीपी ने वर्क किया, और एटीपी हाइड्रोलिसिस हुआ है, एटीपी और फास्फोरस अलग हुए, एनर्जी मिला, ये एक्टिवेट हो गया मायोसिन। एक्टिन के ऊपर कैल्शियम आयन आया, वो एक्टिवेट हो गया। अब मायोसिन और एक्टिन के बीच में क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन के बाद एडीपी रिमूव हुआ, और एडीपी रिमूव होने के साथ साथ खट दे तुरंत स्लाइडिंग हो गई, रोटेशन हो गया, पावर स्ट्रोक लग गया। तो ये मसल्स का मूवमेंट हो गया थर्ड स्टेप में। फिर पावर स्ट्रोक मिल गया। अब इसमें क्या होती है, अब ये पावर स्ट्रोक मिल गया, तो देखो
पावर स्ट्रोक मिल गया। अब चौथे स्टेप में क्या होगा कि एटीपी अटैच टू मायोसिन हेड, अब मायोसिन हेड पे फिर से एटीपी अटैच हो जाएगी चौथे स्टेप में, और बॉन्ड बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन वीक पड़ जाएगा। एक्टिन और मायोसिन का जो बॉन्ड है वो वीक पड़ जाएगा, और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन जो है वो टूट जाएगा। फिर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन टूट गया तो फिर वही फर्स्ट स्टेप वापस आ गए। फिर यहाँ से दोबारा से ये दोनों एक्टिवेट होंगे, और फिर दोबारा से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, फिर पावर स्ट्रोक लगेगा और मसल मूवमेंट होगी। ये रैपिड मसल मूवमेंट होती है कंटिन्यूअसली, इसलिए हम लोग को ऐसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम लोग थ्योरी बना के इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि ऐसे हो रहा है तो ही हम लोग का मसल कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। एक सेकंड में कई बार हो जा रहा है, तब जाके मैं ऐसे हाथ उठा पा रहा हूँ या हाथ हैंड का मूवमेंट वगैरह कर पाता हूँ। तो देखो टोटल नंबर ऑफ एटीपी इन्वॉल्व तो 2 एटीपी है, क्योंकि 2 एटीपी इन्वॉल्व है 2 जगह पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 जगह एटीपी एटीपी इन्वॉल्व है। लेकिन कुल मिला के यूटिलाइज जो है वो एक ही एटीपी का हो रहा है, क्योंकि 2 साइकिल हो जा रहा है ना 2 एटीपी में। तो नंबर ऑफ यूटिलाइज एटीपी पूछे तो 1 एटीपी, नंबर ऑफ एटीपी इन्वॉल्व पूछे तो 2 एटीपी हो जाएगा। अब इसके दौरान क्या हो रहा है कि देखो एक आइसोट्रोपिक बैंड था और एक एन आइसोट्रोपिक बैंड था। तो एन आइसोट्रोपिक बैंड के बीच में ये एच जोन होता है, और यहाँ पे जेड लाइन पढ़ा था मैंने, एम लाइन बताया ही था। तो देखो जब शॉर्टनिंग होगा तो क्या होगा, ये एक्टिन जो है वो पास पास आएंगे। तो एक्टिन जो पास पास आएंगे तो क्या होगी, इसकी शॉर्टनिंग हो जाएगी। तो ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, जब स्लाइडिंग होगी दोनों साइड से तो ये दोनों पास पास आने लगते हैं, तो लेंथ ऑफ सार्कोमेयर डिक्रीज हो जाएगा। दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को ही तो सार्कोमेयर बोल रहे थे, तो लेंथ ऑफ सार्कोमेयर घटने लगेगा। तो ये देखो, ये पहली कंडीशन ये थी, फिर पावर स्ट्रोक हुआ तो दोनों एक पास आ गए, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर, सार्कोमेयर की शॉर्टनिंग हो गई। लेंथ ऑफ क्या है, म्यूजिक। हाँ देखो, ये मायोसिन वाला जो ये था, ये क्या नाम है, आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक बैंड वगैरह था, तो एन आइसोट्रोपिक बैंड तुम्हारा सेम रहेगा। मायोसिन वाला एरिया या एन आइसोट्रोपिक बैंड वाला एरिया जो है वो तुम्हारा सेम रहेगा, और साथ ही साथ एन आइसोट्रोपिक ए बैंड जो है वो सेम रहेगा। लेंथ ऑफ एक्टिन जो है वो भी सेम रहेगा। तो लेंथ ऑफ एक्टिन जो है वो तो इतना ही है, लेंथ ऑफ मायोसिन जो है वो इतना ही है, ये दोनों सेम रहेंगे। इसके साथ साथ ए बैंड भी तुम्हारा सेम रहेगा। तो घट क्या क्या रहा है, सार्कोमेर, यानी जेड से जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस घटेगी, दोनों पास पास आ रहे हैं। और इसके साथ साथ और क्या घट रहा है, आई बैंड तुम्हारा घट रहा है। तो ये आई बैंड जो है वो तुम्हारा ए बैंड में ओवरलैप करने लग रहा है। तो ए बैंड एन आइसोट्रोपिक बैंड है, तो वो तुम्हारा रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आई बैंड जो है उसको कम करने लगेगा। तो ये देखो, ये आई बैंड जो है वो ए बैंड में घुस गया है, तो आई बैंड की कमी हो गई, आई बैंड छोटा हो गया है। एच जोन छोटा होगा, तो ये देखो, ये वाली एरिया जो है वो एच जोन बताई गई है। एच जोन जो है वो भी छोटा हो जाएगा और धीरे धीरे डिसअपियर तक हो जाएगा। ये तुम लोग की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी थी। अब आ जाओ एक बार लिपोप्रोटीन वगैरह पे भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। लिपोप्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन दैट आर ट्रांसपोर्टेड लिपिड थ्रू द ब्लड। मेजर टाइप कौन कौन से हैं, तो वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इनका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करेंगे ट्राइग्लिसराइड का फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू। हाई लेवल कैन कंट्रीब्यूट टू द प्लग बिल्डअप इन आर्टरी, आर्टरी में प्लग बिल्डअप भी बना सकते हैं ये वेरी लो डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बारे में बताया गया, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं और डिलीवर्स कोलेस्ट्रॉल टू द सेल, सेल को कोलेस्ट्रॉल डिलीवर कर देते हैं। हाई लेवल आर लिंक टू द एथेरोस्क्लेरोसिस एंड हार्ट डिजीज। तो हार्ट डिजीज वगैरह इनकी बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो इनकी वजह से हार्ट डिजीज देखने को मिल सकती है। फिर आता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, गुड कोलेस्ट्रॉल। इनका फंक्शन है रिमूव एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द टिश्यू एंड आर्टरी, ट्रांसपोर्टिंग इट टू द लीवर फॉर एक्सक्रेशन। हाई लेवल आर प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द हार्ट डिजीज। ट्राइग्लिसराइड की बात कर लेते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड का डिफिनेशन क्या है, अ टाइप ऑफ फैट फाउंड इन द ब्लड। फैट का ही टाइप है ट्राइग्लिसराइड भी। फंक्शन क्या है इनका, फंक्शन से इसको कैरेक्टराइज करते हैं। आ जाओ, मेजर एनर्जी सोर्स होते हैं, और क्या होता है, स्टोर इन फैट टिश्यू, फैट टिश्यू में ये स्टोर्ड होते हैं। हाई लेवल कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड पेनक्रियाइटिस। इसके साथ साथ फंक्शन ऑफ स्किन देख लेते हैं। स्किन क्या है, प्रोटेक्शन किस में करते हैं, तो बैरियर अगेंस्ट माइक्रोब्स, केमिकल एंड यूवी रेडिएशन। रेगुलेशन, हेल्प रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर वगैरह में हेल्प करते हैं, स्वेटिंग हो गया, ब्लड फ्लो वगैरह में हेल्प करते हैं। सेंसेशन, कंटेन द नर्व एंडिंग फॉर द टच हो गया,
पेन हो गया और टेम्परेचर हो गया, इनका सेंस कराते हैं। एक्सक्रेशन एलिमिनेट वेस्ट विया स्वेट, स्वेट यानी पसीने के थ्रू एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं। सिंथेसिस विटामिन डी का सिंथेसिस करते हैं इन द एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट। स्वेट ग्लैंड की बात करें तो दो टाइप के स्वेट ग्लैंड बताया गया, कौन सा, एक एक्राइन है और एक एपोक्राइन है। एक्राइन फाउंड ऑल ओवर, पूरी बॉडी में पाया जाता है और सेक्रेट वाटरी स्वेट फॉर द थर्मो रेगुलेशन। एपोक्राइन की बात करें तो ये आर्मपिट्स हो गया, जेनाइटल्स एरिया हो गया, यहाँ पे पाया जाता है और सेक्रेट थिकर स्वेट, थिकर स्वेट को ये सेक्रेट करते हैं और एक्टिवेट प्यूबर्टी के बाद ही ये मोस्टली एक्टिवेट होते हैं। फिर सिबेशियस ग्लैंड की बात कर लेते हैं तो इनका फंक्शन है सीक्रेट सेबम, यानी कि जो भी ऑयली ऑयली सा फील होता है हम लोग की बॉडी वगैरह पे, वो सिबेशियस ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है इनटू द हेयर फॉलिकल। रोल क्या है इनका, ल्यूब्रिकेट करना, साथ ही साथ वाटर प्रूफ इन स्किन एंड हेयर बनाना, हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी वगैरह भी होती है इनकी। इसके साथ इनका लोकेशन क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट ऑन स्काल्प एंड फेसेस पे ये सिबेशियस ग्लैंड देखने को मिलते हैं। तुम लोगों ने फील किया होगा गर्मियों में क्या होता है, फेसेस वगैरह ऑयली होने लगते हैं, तो वही बात कर रहा है। अब आ जाओ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तुम लोग का कवर किया ही हुआ रहता है, लेकिन एक बार बता देता हूँ, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस से देखते हैं तो क्या होता है। टू एन टेस्टिस की बात कर रहे हैं, टेस्टिस में क्या होती है, जर्म सेल्स होती है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल वो बोलते हैं उनको। तो ये इनका जो पोलाइडी होता है वो 2n होता है, इनमें रेपिटेटेड डिवीजन होता है और स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोगोनिया की पोलाइडी जो होती है वो 2n होती है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया दो टाइप से डिवीजन करते हैं, एक हो गया और एक बी हो गया। कौन कौन से टाइप से होते हैं तो देखो, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया बनता जाता है, तो 2n से 2n भी बन सकते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी बन सकता है। तो ये हम लोग पढ़ना है बी टाइप का क्या है, स्पर्मेटोगोनिया से क्या हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की भी पोलारिटी जो होती है वो 2n होती है। अब 2n में क्या होता है, फिर म्यूसिस हो जाता है। अब ये जो भी होगा वो प्यूबर्टी के बाद होगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्यूसिस हुआ, एन बना, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हुआ। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में म्यूसिस सेकेंड हुआ और ये क्या हो गया, चार जो है वो स्पर्मेटिड बन गए। अब चार स्पर्मेटिड का मैचुरेशन हुआ और ये मैचुरेशन से ये चारों स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्म में चेंज हो गए। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म में चेंज होने का प्रोसेस जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। एज की बात करें तो ऊपर से प्राइमोडियम जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया वगैरह बन रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज के अंतर्गत होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। फिर स्पर्मेटोगोनिया से जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वगैरह बन रहा है, ये ग्रोथ फेज है। तो एम्ब्रियोनिक से लेकर प्यूबर्टी तक ये ग्रोथ फेज चलता रहता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स वगैरह बनते रहते हैं। लेकिन फिर स्पर्मेटोसाइट से जो आगे का प्रोसेस होता है स्पर्म बनने का, ये मैचुरेशन फेज के अंतर्गत आता है, ये एट प्यूबर्टी होता है। तो देखो, ऑल थ्री फेजेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, का मल्टीप्लीकेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, मैचुरेशन फेज हो गया, कैन रन थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ के दौरान भी हो सकता है ये। फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फॉर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोगोनिया यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटिड फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया, ये प्रोसेस जो है वो स्पर्मेटोसाइटोसिस या स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाती है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ये सारे प्रोसेस थे। फिर ये आज पूछ लेता है तो कैलकुलेटिव रहता है थोड़ा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या चार स्पर्मेटिड या चार स्पर्म बनते हैं, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से टू स्पर्मेटिड या टू स्पर्म बनते हैं, और एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बनता है। तो ये कैलकुलेटिव पार्ट था थोड़ा बहुत। अब थोड़े टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो टेस्टिस का देखो, सबसे इनर स्ट्रक्चर जो है वो दो भागों में डिवाइड किया गया है थ्रू द मीडिया स्टीनम टेस्टिस। तो ये दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है, और इधर क्या प्रेजेंट है, रेटे टेस्टिस प्रेजेंट है, और इधर जो है तुम लोग का सेमनीफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट है। ये जो टिब्यूल है वो सेमनीफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट है। फिर सेमनीफेरस टिब्यूल से मिलके क्या बना हुआ है, ट्यूबुलाई रेक्टाई बना हुआ है। ट्यूबुलाई, तो सेमनीफेरस टिब्यूल में जो है वो स्पर्म वगैरह का फॉर्मेशन होता है, फिर ये ट्यूबुलाई रेक्टाई में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यहाँ से ये रेटे टेस्टिस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर यहाँ से ये वासा इफेरेंसिया में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये वासा इफेरेंसिया है। फिर वासा इफेरेंसिया से इपिडिडाइमिस में ट्रांसफर कर दिया जाता है स्पर्म, इपिडिडाइमस से वास डिफरेंस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर वास डिफरेंस से
सेमाइनल वेसिकल्स वाले एरिया को क्रॉस करते करते फिर यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो बॉडी से इजैकुलेट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है स्पर्म फॉर्मेशन का। और इसमें जो टेस्टिस की जो आउटर कवरिंग है वो देख लेते हैं। तो ये देखो, ये जो आउटर कवरिंग है ये है ट्यूनिका वेजाइनलिस बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो कैविटी है इसको वेजाइनलिस कैविटी बोलते हैं। फिर ट्यूनिका वेजाइनलिस के अंतर्गत अंदर जो एक ये ग्रीन कलर वाली लेयर है इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। फिर उसके अंदर जो ये रेड कलर वाली लेयर है इसको बोलते हैं ट्यूनिका वस्कुलोसा। तो तीन लेयर कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है टेस्टिस की? ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वस्कुलोसा। ये तीन लेयर हो गया। और इसके अंतर्गत जो है ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं, और टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंतर्गत अंदर जो है वो सेमनिफेरस टिब्यूल्स वगैरह पाए जा रहे हैं। तो फिर सेमनिफेरस टिब्यूल से ट्यूबुलाई रेक्टाई रेक्टेड टेस्टिस वासा डिफरेंशिया एपिडिडाइमस वास डिफरेंस, और फिर लास्ट में बॉडी से इजैकुलेट कर दिया जाएगा। फिर ये वॉस एफिरेंसिया में सीलिया वगैरह प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, जो कि मूवमेंट वगैरह में हेल्प करता है स्पर्म के। एपिडाइमस के तीन पार्ट बताया गया है, कैपस, कॉपस और कोडा। ऊपर का जो पार्ट है वो कैपस, फिर मीडियल पार्ट जो है कॉपस, और लास्ट पार्ट जो वॉस डिफरेंस के करीब है वो कोडा। तो ये एपिडाइमस के तीन पार्ट हैं। ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर हो गया। अब आज फीमेल का देख लेते हैं कि ओव्यूलेशन वगैरह का प्रोसेस क्या रहता है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, प्राइमोडियल जर्म सेल होती है। इनके अंतर्गत जो होता है रैपिटेड माइटोटिक डिवीजन होता है। जैसे ह्यूमन में क्या है, जैसे मेल में प्रेजेंट था प्राइमरी जर्म सेल वगैरह प्रेजेंट है, उसी तरह फीमेल में प्राइमोडियम जर्म सेल प्रेजेंट रहती है एट द टाइम ऑफ, ये एम्ब्रॉयनिक स्टेज की बात कर रहे हैं। उसमें क्या होती है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होते रहती है और ऊगोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो प्राइमोडियल जर्म सेल से ऊगोनिया का फॉर्मेशन हो गया। कितनी वो होती है, 5 to 7 मिलियन अप्रॉक्स होती है। फिर इनसे जो है वो 2N प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। तो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन रहता है, तो जब कोई भी फीमेल वगैरह, कोई भी बच्ची जो जब जन्म लेती है, कोई फीमेल जन्म लेती है, तो उस कंडीशन में प्राइमरी oocyte का नंबर जो होता है बहुत ज्यादा होता है। अप्रॉक्स तुम लोग का कितना, 7 मिलियन के आसपास अप्रॉक्स नंबर। 7 मिलियन जो होता है वो प्राइमोडियम जर्म सेल वगैरह होता है, ऊगोनिया होता है। फिर 4 मिलियन के आसपास जो है एट द टाइम ऑफ द बर्थ होता है। लेकिन ये प्यूबर्टी तक घटते घटते जो है वो 2 लाख के आसपास ही रह जाता है। तो ये टोटल प्रोसेस होता है। तो देखो, प्राइमोडियल जर्म सेल से ऊगोनिया बना, ये मल्टीप्लीकेशन फेज है, एम्ब्रॉयनिक फेज है। फिर उसके बाद से ग्रोथ फेज आ गया, तो ऊगोनिया का ग्रोथ हुआ, ये प्राइमरी oocyte में चेंज हो गया। तो फिर स्टार्टिंग में जो नंबर था वो 7 मिलियन के आसपास था, प्राइमोडियम जर्म्स ऊगोनिया का नंबर। लेकिन फिर धीरे धीरे बर्थ के टाइम पर घटते घटते जो है वो 2 लाख के आसपास हो गया। फिर प्यूबर्टी के आसपास घटते घटते कितने प्राइमरी oocyte रह गए, अप्रोक्स 60 to 80,000 प्यूबर्टी के आसपास रह गए। क्योंकि वेस्टफुल प्रोसेस है, फॉलिकुलर अट्रेसिया हो रहा है, फॉलिक्यूल्स वगैरह डी जनरेट होते रहते हैं फीमेल के बॉडी में। फिर देखो, अब मैचुरेशन फेज देख लेते हैं। तो इनमें क्या होता है, प्राइमरी oocyte जो है इसमें म्यूसिस फर्स्ट होता है। म्यूसिस फर्स्ट स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन अरेस्ट इन द प्रोफेज 1 ऑफ द डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के प्रोफेज 1 में ये अरेस्ट हो जाता है, और सेकेंडरी oocyte का जो है वो फॉर्मेशन होता है। तो देखो, 2N हुआ, NN हुआ, लेकिन NN से क्या हो जाता है, इसका जो भी साइटोप्लाज्म वगैरह है वो इसी में डाल दिया जाता है, और बाकी सारे जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो देखो, N हो गया, सेकेंडरी oocyte हो गया। फिर सेकेंडरी oocyte से मल्टीप्लीकेशन चालू होता है, लेकिन वो म्यूसिस सेकेंड के मेटाफेज में जो है वो अरेस्ट हो जाता है। और ये कब अरेस्ट खुलेगा, जब फर्टिलाइजेशन वगैरह का प्रोसेस होगा तब ये प्रोसेस खुलेगा। नहीं तो फीमेल में क्या होता है कि वो सेकेंडरी oocyte के रूप में ही जो है वो नॉर्मल, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तो सेकेंडरी oocyte के रूप में ही जो रिलीज किया जाता है अनमैरिड फीमेल के द्वारा। लेकिन अब अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो म्यूसिस सेकेंड की प्रोसेस जो मेटाफेज में अरेस्ट हुई रहती है, वो स्पर्म के कांटेक्ट में आने से हार्मोनल जो मेटाबॉलिज्म, हार्मोनल मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह होती है, तो उससे क्या होता है कि ये मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसके साथ साथ आगे की प्रोसेस चलने लगती है, और वो ओवम में चेंज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाता है। लेकिन अनमैरिड फीमेल्स में जो है वो सेकेंडरी oocyte के रूप में ही जो है ओवम रिलीज कर दिया जाता है, और साथ ही इधर जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं ये सारी चीजें, और ये पोलर बॉडी ये कहलाती है। अब आज जो एक बार ओवरी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखो, आउटर जो इनका जो स्ट्रक्चर बताया गया, देखो क्या क्या है। यहाँ पे जो ये ऊपर की लेयर है ये विसरल विसरल पेरिटोनियम की बनी रहती है। फिर अंदर का जो पार्ट है वो
जर्मिनल एपिथेलियम पार्ट होता है और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया पार्ट होता है। तो ये 2 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? आउटर जर्मिनल एपिथेलियल लेयर होती है और इनर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लेयर होती है। अब इसी में क्या है, तुम्हारा ब्लड ब्लड सप्लाई हो गया, नर्व सप्लाई हो गया, ये सब देखने को मिलता है। फिर ये पार्ट जो है वो मीजोवेरियम कहलाता है। और इसके अंतर्गत क्या आती है? ओवेरियन फोलिकल, यानी कि oocyte वगैरह प्रेजेंट रहती है ओवरी में। ये ओवेरियन फोलिकल्स किसका बना रहता है? कोलेजन फाइबर हो गया, फाइब्रोब्लास्ट हो गया, और सेक्रेटरी सेल्स वगैरह भी इनके साथ प्रेजेंट रहते हैं। फिर ये क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लेयर हो गया। और इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। इनर वाला जो पार्ट है इसको मेडुला कहा जा रहा है, और आउटर जो ये तुम्हारा ये वाला पार्ट है, आउटर पार्ट है, इसको कॉर्टेक्स बोला जा रहा है। दोनों को मिला के स्ट्रोमा कहा जा रहा है। ये ओवरी का स्ट्रक्चर था। अब ये प्रोसेस क्या क्या चलती है, तो देखो सबसे पहले प्राइमरी उस साइड में रहते हैं, ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स है। इनके अंतर्गत फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन में स्ट्रोमल लेयर प्रेजेंट रहता है। फिर ये प्राइमोडियल फॉलिकल जो है वो प्राइमरी फॉलिकल्स में चेंज हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है? फ्लैट सेल्स जो यहाँ पे फ्लैट सेल है, फ्लैट फॉलिकुलर सेल जो है वो कॉलुमनर सेल्स में चेंज होने लगते हैं। ये उस साइड में क्या क्या चेंज हो रहा है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, वो सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। फिर प्राइमरी फॉलिकल से जो फिर थर्ड स्टेज आ जाता है, इसमें क्या हो गया कि ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बन गया और थीका फोलिकुलाई वगैरह एक्टिवेट हो गई, आ गई। फिर सेकेंडरी फॉलिकल में फिर थोड़ा डेवलपमेंट हो गया, तो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना आ गया। ये कोलेजन फाइबर वगैरह के फाइब्रोब्लास्ट और सेक्रेटरी सेल वगैरह के बने रहते हैं। फिर मैच्यूरेशन होता है। फिर मैचुरेशन होता है, तो ये प्राइमरी उस साइड जो है। फिर एंट्रम, ये देखो प्राइमरी फॉलिकल्स था, फिर यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल्स आ गया। सेकेंडरी फॉलिकल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना फॉर्म हो जाता है। फिर टर्सरी फॉलिकल्स बन जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। टर्सरी फॉलिकल का कैसे पता करते हैं? तो इसमें एंट्रम दिखाई देने लगता है। तो एंट्रम ये कैविटी कैविटी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने लगता है, और लिक्वर फॉलिकुलाई आ जाता है। ये टर्सरी फॉलिकल्स हो गया। फिर ग्रेफिन फॉलिकल फॉलिकल धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है, तो उसमें मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकुलर में जो है वो मेम्ब्रेना ग्लैंडुलोसा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर वगैरह दिखने लगता है। फिर लास्ट में जब ग्रेफियन फॉलिकुलर फॉलिकल्स मैच्योर हो गया, फिर इनका जो है वो रप्चर हो जाता है, एक्सटर्नल जो भी एजेंट है, तो रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है। और जो सेकेंडरी साइट बना हुआ है वो बॉडी से वो ओवरी से रिलीज कर दिया जाता है। तो देखो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के बाद से ये रप्चर हो गया, और रप्चर होके सेकेंडरी उस साइड जो है वो निकल गया। फिर अब बचा क्या? तो बचा तुम लोग का यहाँ पे सिर्फ खाली कैविटी वगैरह बच जाती है, ब्लड क्लॉट वगैरह रह जाता है, ये ब्लड वेसल्स वगैरह हो जाता है, कॉर्पस हिमोरेजिकम। फिर ल्यूटिन सेल, और लास्ट में ये कॉर्पस एल्बिकेंस या इंटरस्टिशियल सेल बन जाता है। ये मॉडिफिकेशन ऑफ थीका इंटरना रहते हैं। फिर ये लास्ट में ये जो कॉर्पस एल्बिकेंस वगैरह बना है, ये कुछ कुछ हार्मोन्स वगैरह सिक्रेट करता है। जैसे ये कुछ टाइम तक ये स्टेज रहती है कॉर्पस ल्यूटियम के रूप में। और कॉर्पस ल्यूटियम से क्या है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन, रिलैक्सिन वगैरह सिक्रेट किया जाता है। अगर अगर वो जो फीमेल है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कई महीने तक बना रह सकता है। लेकिन अगर फीमेल अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो ये क्या कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है और रप्चर हो जाता है फिर लास्ट में। HCG in urine confirm pregnancy, progesterone maintain the pregnancy। ये ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बताई गई है। तो देखो फर्स्ट 3 to 5 डेज जो है वो ब्लीडिंग फेज बताया गया है। तो फिर ब्लीडिंग फेज बताया गया, उसके बाद से क्या क्या होगा? सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, ये बनने लगते हैं। एस्ट्रोजन इसमें हेल्प करता है ओवम के डेवलपमेंट में। तो इस फेज में क्या होता है? ये जो 13 डेज का जो फेज है, इसको बोला जाता है फॉलिकुलर फेज या एस्ट्रोजेनिक फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। तो इसके अंतर्गत जो है FSH और LH बढ़ते हैं धीरे धीरे, और एस्ट्रोजन बढ़ते हैं। तो लास्ट में क्या हो जाता है? LH सर्ज हो जाता है। तो ये जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स है वो 14 डे अप्रॉक्स रप्चर हो जाता है और ओव्यूलेशन हो जाता है। फिर ओव्यूलेशन के बाद से आती है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो ये जो फेज चलेगी लास्ट में, ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होगी। इसको ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉनिक फेज भी बोलते हैं, और सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। तो इसके दौरान क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हाई रहेंगे। फिर लास्ट का जो 24 से 28 दिन का लास्ट के 4 दिन है,
इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रैपिडली फॉल करते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है वो रैपिडली फॉल करते हैं। रैपिडली फॉल करने से क्या हो जाता है, फिर से ब्लीडिंग फेज आ जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लेते हैं, तो किडनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो किडनी रेट्रो पेरिटोरियन ऑर्गन बताया गया, बीन शेप्ड बताया गया, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, रेडिश ब्राउन शेप बताया गया, लोकेशन इसका T12 से L3 बताया गया है। डायमेंशन कितना, लेंथ कितना बताया गया है, 10 to 12 सेंटीमीटर। विथ जो है 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस है 2 to 3 सेंटीमीटर। वेट रहता है इनका अप्रोक्स 120 से 170 ग्राम। तो ये है, एक बार देख लो किडनी के बारे में। ठीक है, अब किडनी का ये स्ट्रक्चर रहता है। इसमें भी क्या है कि ये मेडुलरी पिरामिड से रहते हैं, 8 से 12 इनकी संख्या होती है। यहाँ पे कम बना हुआ है, लेकिन ये एक किडनी में क्या है कि 8 से 12 जो है वो मेडुलरी पिरामिड से रहते हैं। ये मेडुलरी पिरामिड से। फिर ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो रिनल कैप्सूल रहता है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना रहता है। आउटर जो एरिया है इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। इनर जो एरिया है इसको मेडुला बोलते हैं, अंदर वाले एरिया को। अब इसमें कॉर्टेक्स जो है वो देखना मेडुला में धसा हुआ है कई कई जगह। तो इस एरिया को, ये जो धसा हुआ एरिया है, इसको कॉलम्स ऑफ वाइटेनी बोला जाता है। अब इसको जूम करके यहाँ देख लो, ये रीनल पेपिलाई ये होता है, फिर डक्ट ऑफ बेलिनी होता है। देखो कैसे क्या होता है। यहाँ पे ये जो एरिया है ये माइनर कैलिक्स कहलाता है, ये जो एरिया है वो मेजर कैलिक्स कहलाता है। अब यहाँ मान लो यूरिन वगैरह का फॉर्मेशन हुआ, तो वहां से वो माइनर कैलिक्स में आता है, फिर मेजर कैलिक्स में आता है, फिर पेल्विस में आता है, फिर पेल्विस से यूरेटर के थ्रू बॉडी से आगे बढ़ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह में चला जाता है, फिर यूरेथ्रा से बॉडी से निकाल दिया जाता है। तो फ्लो ऑफ यूरिन देखो, नेफ्रॉन में बना, कलेक्टिंग डक्ट में आया, फिर डक्ट ऑफ बेलिनी में गया, या डक्ट ऑफ बेलिनी में गया, फिर यहाँ से पेपिला में गया। पेपिला से क्या कहाँ पे आ गया, माइनर माइनर कैलिक्स में। ये रहा माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में। फिर उसके बाद से ये पेल्विस एरिया में आ गया यूरिन, फिर यूरेटर में जाएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और लास्ट में यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से पास आउट कर दिया जाएगा। ये फ्लो ऑफ यूरिन था। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टोटल नंबर कितना बताया गया, 1 मिलियन इन ईच किडनी। एक किडनी में 1 मिलियन, तो दो किडनी में 2 मिलियन। लेंथ कितना बताया गया है, तो 2 to 3 सेंटीमीटर अप्रोक्स होता है। तो ये टोटल स्ट्रक्चर होता है। देखो ऐसे 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 स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर लास्ट में ये कलेक्टिंग डक्ट वगैरह आ गया। तो ये देखो, ये ब्लड वगैरह आता है, अफेरेंट आर्टरियोल से ब्लड आया। यहाँ पे क्या, यहाँ पे है तुम लोग का ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस। और इसी को टफ टफ कैपिलरी भी बोलते हैं। और ये टोटल मिला के जो तुम्हारा ऊपर का स्ट्रक्चर है, इसको बोमेंस कैप्सूल बोला जाता है। और बोमेंस बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस वगैरह को मिला के टोटल माल्फिजियन बॉडी या रीनल कैप्सूल बन जाता है। तो ये ऊपर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे तुम्हारा ये जो छोटे छोटे हैं, ये पोडोसाइट्स रहते हैं। ये पोडोसाइट्स क्या करते हैं कि फिल्टर करने में ब्लड को हेल्प करते हैं। यहाँ से ब्लड वगैरह इंटर करता है नेफ्रॉन में। फिर यहाँ पे नेफ्रॉन में क्या होते हैं, नेक ऑफ नेफ्रॉन, ये रहता है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। तो प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में ब्रश बॉर्डर इपिथेलियल सेल पाई जाती है। और यहाँ पे तुम लोग का रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो जितना भी शुगर हो गया, अमाइनो एसिड वगैरह हो गया, सब कुछ जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अप्रोक्स 99% जो है, जो भी ब्लड वगैरह आया हुआ है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ से। फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। तो उसमें भी एक थिक पार्ट है और नीचे वाला थिन पार्ट है। तो थिक पार्ट जो है वो क्यूबाइडल सेल्स का बना रहता है, और थिन पार्ट जो है वो स्क्वैमस एपिथेलियम का बना रहता है। तो यहाँ से फिर जो भी बचा हुआ ब्लड है वो एंटर करता है, क्योंकि 99% तो यहीं पे फिल्टर हो गया है। फिर बाकी रीअब्जॉर्ब हो गया है। बाकी का फिर आगे बढ़ता है, यहाँ से फिर असेंडिंग पार्ट में जाता है, फिर यहाँ डीसीटी में जाता है। डीसीटी में फ्यू ब्लड बॉर्डर सेल होते हैं। फिर लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। फिर कलेक्टिंग डक्ट से यही वाली प्रोसेस चालू होती है। फिर डक्ट ऑफ बेलिनी में जाता है, फिर पेपिला, माइनर कैलिक, मेजर कैलिक, पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट में यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास आउट हो जाता है। नेफ्रॉन भी दो टाइप का पाया जाता है, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है और एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है, इसकी लोकेशन पेरिफेरल पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। तो पेरिफेरल में जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं कॉर्टेक्स में, वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। जबकि मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं वो नियर टू मेडुला, मेडुला के आसपास होते हैं। जैसे ये मैंने बताया था, यहाँ देखो तुम, देखो ये मेडुलरी पिरामिड्स बताया था। तो ये मेडुलरी पिरामिड्स क्या है, कॉर्टेक्स, ये पूरा कॉर्टेक्स रहा। तो अब मेडुलरी पिरामिड्स से कंपैरिजन करके बताता हूँ मैं।
तो ये देखो ये मेडुलरी पिरामिड से तुम्हारा। अब ये जो अगर मेजर पार्ट नेफ्रॉन का जो है वो कॉर्टेक्स में है तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अगर ये मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर ये इसके अंदर जो है ये मेडुला वाला एरिया हो जाएगा। तो देखो ये मुंह तो इसका ऊपर है, कॉर्टेक्स में है, लेकिन ये क्या डीप अंदर मेडुला में धंसा हुआ है ये नेफ्रॉन, तो ये जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहलाएगा। तो नियर द मेडुला। लूप ऑफ हेनले इसका शॉर्ट होता है, शॉर्ट लूप ऑफ हेनले है देखो। जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले जो है वो लॉन्ग हो गया, डीप सिचुएटेड हो गया, देखो लॉन्ग है, डीप मेडुला में गया हुआ है। इनकी संख्या 85% होती है, जबकि जक्स्टा मेडुलरी 15% संख्या में होता है। इसका फंक्शन फिल्ट्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है। जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो काम है वो कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन है। ब्लड कैपिलरी की बात करें तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी होती है इसमें। ये देखो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो है वो चारों तरफ घींची हुई है, जिससे इसका रीअब्जॉर्प्शन होगा। जबकि जक्स्टा मेडुलरी में कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करता है, तो ये वासा रेक्टा प्रेजेंट होती है, यू से वासा रेक्टा प्रेजेंट होती है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। ब्लड सप्लाई वगैरह की बात करें तो देखो यहाँ से अफरेंट आर्टेरियोल आया किडनी से और इधर से बाहर निकल जाता है। तो देखो अफरेंट आर्टेरियोल ये आया और फिर यहाँ से ब्लड वगैरह जो है वो इसके अंदर गया, ये समझ लो ये नेफ्रॉन है तुम्हारा, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। तो यहाँ से तुम्हारा ब्लड आया, यहाँ ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में तुम्हारा ब्लड अंदर चला गया इसके, और ये इफरेंट आर्टेरियोल हो गया। तो ये इफरेंट आर्टेरियोल जाके इसके ऊपर कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। और अभी बताया मैंने पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में प्रेजेंट होती है अप्रॉक्स, जो कि 85% होते हैं। फिर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करते हैं। तो जक्स्टा मेडुलरी में देखो ये ऐसे आता है, अफरेंट आर्टेरियोल, फिर इफरेंट आर्टेरियोल ऐसे जाता है, और ऐसे ऊपर जाके ऐसे यू से वासा रेक्टा बना देता है इफरेंट आर्टेरियोल। तो वासा रेक्टा यू शेप हो जाएगा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है, जो कि अप्रोक्स 50% होता है। रीनल आर्टरी से अफरेंट आर्टेरियोल, फिर ग्लोमेरुलस, फिर उसके बाद से इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल से या तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी होगी या तो वासा रेक्टा होगा, फिर यहाँ से वेन्यूल में ब्लड जाएगा, फिर वो यहाँ से रीनल वेन में चला जाएगा। ये देखो ये ब्लू कलर का जो है वो वेन बन गया है। तो रीनल आर्टरी से ब्लड आया अफरेंट आर्टेरियोल में, फिर ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन हुआ, कुछ कुछ पार्ट जो है वो किडनी में सॉरी नेफ्रॉन में गया, जो भी है नेफ्रॉन उसको ले लिया फिल्टर करके, और फिर इफरेंट आर्टेरियोल में आगे बढ़ाई है। फिर या तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बना रहा है ब्लड वेसल, या तो वासा रेक्टा बना रहा है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ऐसे ऐसे बना रहा है, वासा रेक्टा यू शेप बना रहा है। किस में बना रहा है ये बता ही दिया मैं। और इसके बाद से इसका जो भी है रीअब्जॉर्प्शन होगा, और साथ फिर ये आगे जाके वेन्यूल से मिल जाएंगे, और रीनल वेल से फिर ये आगे बढ़ जाएगा। अब ये एब्जॉर्प्शन वगैरह क्या हुआ, अब जैसे यहाँ से ब्लड वगैरह आया तुम्हारा, फिल्टर होकर ग्लोमेरुलस से एंटर किया, फिर लेकिन फिर उसमें ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, फैटी एसिड वगैरह होता है। तो अप्रॉक्स 100% जो है वो सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है तुम्हारा, लो रीअब्जॉर्ब हो गया। तो बचा क्या क्या, तो कुछ कुछ अमाउंट में जो है वो सोडियम वगैरह या ऐसे सब्सटेंस जिसको एक्सक्रीट करना है, वो सारी चीजें बच जाती हैं। फिर ये सारी चीजें देख लेना, के प्लस पोटेशियम और NH3 वगैरह लेता है। फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में होता है, तो उसको कंसंट्रेट किया जाता है। कंसंट्रेट कैसे किया जाता है, जो भी उसमें H2 वगैरह प्रेजेंट रहता है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर जो बाकी का जो कंपोनेंट बचा वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में प्रवेश करता है। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में तुम्हारा ये मेंटेन किया जाता है, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह मेंटेन किया जाता है। तो जितना भी सोडियम क्लोराइड वगैरह हो गया, आयंस वगैरह हो गए, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर एल्डोस्टेरॉन और ADH वगैरह ये जो है वो DCT पे वर्क करते हैं, और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। यहाँ पे भी जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ H2 होता है इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और लास्ट में यहाँ से यूरिन जो है वो निकल जाता है। तो मोस्टली यूरिन जो होता है उसका pH जो होता है वो एसिडिक हो जाता है। तो ये फुल प्रोसेस रहती है हम लोग की बॉडी में। ये पूछता है कि डिसेंडिंग लूप जो होता है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है, जबकि असेंडिंग लूप जो होता है वो आयंस वगैरह के लिए परमिएबल होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लो, वही चीजें बता चुका हूं मैं, लेकिन कंट्रोल कैसे होता है ब्रेन के द्वारा, ये सारी चीजें देख लो। तो 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा। तो देखो ये किडनी, ये राइट किडनी हो गई, ये लेफ्ट किडनी हो गई, ये लेफ्ट यूरेटर हो गया, ये राइट यूरेटर हो गया, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया मेरा।
यूरिनरी ब्लैडर में क्या क्या आता है, डेट्यूजर मसल आती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल आती है। ये ब्लू वाली जो बाहर की लेयर है वो डेट्यूजर मसल है, और इनर जो है रेड कलर में वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। और ये पूरा जो ये पूरी ये बनी हुई है स्ट्रक्चर, ये यूरिनरी ब्लैडर है। इसकी जो कैपेसिटी होती है अप्रॉक्स 1000 ml होती है। ये भी वेरी करती है थोड़ी बहुत, अप्रॉक्स जो है होती है वो 1000 ml होती है। फिर यहाँ पे एक इंस्पेक्टर पर प्रेजेंट रहता है, इंटरनल इंस्पेक्टर। ये इनवॉलेंट्री इन एक्शन रहता है, और ये एक्सटर्नल इंस्पेक्टर, ये वॉलेंट्री इन एक्शन रहता है। तो ये दो इंस्पेक्टर हो गए, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है, ये मेम्ब्रेनस प्रेजेंट है, और ये पेनाइल यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा के तीन पार्ट बताए गए हैं। ये ऊपर वाला जो है वो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, बीच वाला जो है वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और लास्ट वाला जो है लास्ट वाला पार्ट जो है वो पेनाइल यूरेथ्रा प्रेजेंट रहता है। तो यूरिन यहाँ से किडनी से निकलता है, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर से स्फिंक्टर को क्रॉस करते हुए प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा होते हुए बॉडी से स्क्रीट आउट कर दिया जाता है। तो कुल मिला के ये प्रोसेस रहने वाला है। यूरेथ्रा की लेंथ बताई गई है कि जैसे मेल में क्या होती है, यूरेथ्रा लॉन्ग होती है, तो अप्रॉक्स 15 to 18 सेंटीमीटर की होती है, जबकि फीमेल में यूरेथ्रा होती है लेकिन 3 to 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है अप्रॉक्स। अब ये तो हो गया, मिक्चुरेशन देख लो कैसे होता है, रिफ्लेक्स वगैरह कैसे काम करता है। तो देखो इसकी कैपेसिटी तो होती है वैसे 1000 ml, लेकिन उसके पहले ही जब भी 250 ml के आसपास जब यूरिन वगैरह कलेक्ट हो जाता है, तो यहाँ से अफरेंट न्यूरॉन से जो है वो मेडुला के पास सिग्नल भेजा जाता है कि भाई भर रहा है, भर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर भर रहा है। तो उससे क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये अफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू मेडुला को संदेश भेजते हैं कि भाई यूरिनरी ब्लैडर अब धीरे धीरे फुल होने की तरफ बढ़ चला है। तो ये क्या करता है कि इफरेंट इफरेंट न्यूरॉन्स को जो है वो सिग्नल भेजता है, और फिर यहाँ पे भी रिसेप्टर वगैरह इनके प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फिर रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर, जो इंस्फिंक्टर वगैरह रहते हैं इनका रिलैक्सेशन हो जाता है, और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो मसल्स वगैरह बताए मैंने, डेट्यूजर मसल हो गया, ये सारे मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्फिंक्टर ओपन हो गया, तो फिर लास्ट में क्या हो जाता है, मिक्चुरेशन हो जाता है। ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो है वो क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये तुम लोग फिगर बना के आओगे, ठीक है, बना के आना ये वाला। डिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो रिमूवल ऑफ फीसेज इज कॉल्ड डिफिकेशन। इट इज अ वॉलेंट्री प्रोसेस एंड डन बाय मास पेरिस्टालसिस। मास पेरिस्टालसिस के द्वारा डिफिकेशन किया जाता है। फीसेस का कलर ड्यू टू स्टर्कोबिलिन के कारण कलर होता है, और स्मेल किसके कारण होता है, तो उसके अंदर कुछ गैसेस पाई जाती हैं, जैसे इंडोल हो गया, स्केटॉल हो गया, और H2S गैसेज हो गई। तो इसके कारण फीसेस पे यानी कि जो भी स्टूल वगैरह है उसके स्मेल वगैरह आती है। फिर रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन भी देख लेते हैं। लंग्स क्या करता है, CO2 को एक्सक्रीट करता है, उसके साथ साथ H2O का भी एक्सपायरेशन करता है। तो CO2 200 ml पर मिनट, और H2O जो है 400 ml पर डे एक्सपायरेशन करता है। स्किन के थ्रू, स्वेट ग्लैंड के थ्रू जो है वो एक्सक्रीशन होता है। कैसे कैसे, NaCl हो गया, यूरिया हो गया, लैक्टिक एसिड, अमाइनो एसिड और H2O वगैरह जो है एक्सेसिव अमाउंट में वो स्वेट ग्लैंड के थ्रू निकाल दिया जाता है। साथ ही साथ सिबेसियस ग्लैंड वैक्स, कोलेस्ट्रॉल और अदर हाइड्रोकार्बन्स वगैरह जो भी रहते हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और स्किन को ऑयली लेयर प्रोवाइड करता है, जिससे प्रोटेक्शन ऑफ स्किन भी हो पाता है। लीवर के बारे में पता ही है, बाइल वगैरह, बाइल पिगमेंट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डिग्रेडेड जो है वो हीमोग्लोबिन वगैरह हो गया, विटामिन हो गए, इनका भी जो है वो साथ ही साथ लीवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। साइटोक्रोम P450 होता है इसके पास, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, और जो भी एक्सेसिव कंपाउंड बनता है उनका एक्सक्रीशन कर देता है लीवर। यूरिन के बारे में तो अभी मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन ही किया। वॉल्यूम 1.1 से 5 लीटर पर डे, पीएच अप्रॉक्स एसिडिक होता है 6 के आसपास, कलर जो है पेल येलो होता है ड्यू टू यूरोक्रो, स्मेल ड्यू टू यूरिनोडोन, और कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, 95% टू वाटर ही होता है, 2% सॉल्ट, 2.7% यूरिया। यूरिया का अमाउंट देख लो 25 से 30 ग्राम पर डे। 3% अदर सब्सटेंस होता है, जैसे यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिन हो गया, और हिपेनिक एसिड। ये सारे जो है वो एक्सेसिव कंपाउंड हो गए, साल्ट, यूरिया वगैरह हो गया, इनका एक्सक्रीशन में हेल्प करता है।
अब देखो एक लास्ट टॉपिक बच गया, क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ स्पेशल सेंस है। तो स्पेशल सेंस में क्या क्या आता है, विजुअल आ जाता है, हियरिंग आ जाता है, इक्विलिब्रियम बैलेंस करना आ जाता है, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, ये सारी चीजें आ गया। तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स इसके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है, 5 नंबर में भी आ जाता है कभी कभी, तो एक बार देख ही लो तुम लोग। द स्पेशल सेंसेज इंक्लूड विजन हो गया, हियरिंग हो गया, इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस, टेस्ट, स्मेल। ईच हैज स्पेसिफिक रिसेप्टर एंड न्यूरल पाथवे। तो सबसे पहले विजन से स्टार्ट करते हैं। तो विजन के बारे में क्या बताया गया, रिसेप्टर क्या क्या है, फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, रॉड्स हो गया, कोन्स हो गया, रेटिना में प्रेजेंट रहते हैं। पाथवे क्या रहता है, रेटिना, रेटिना से ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक कियाज्मा, ऑप्टिक कियाज्मा से ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक ट्रैक्ट से विजुअल कॉर्टेक्स, ऑक्सीपिटल लोब्स, और विजुअल कॉर्टेक्स में जाके जो भी ऑक्सीपिटल लोब में उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है और कोई भी चीज हम लोग को दिखाई देती है। तो ये पाथवे रहने वाला है। अगर इसका मतलब फिगर वगैरह चाहिए तो तुम लोग के बीडीसी में शायद दिया हुआ है, ऐसे जाता है, ऑप्टिक कियाज्मा वगैरह बनता है, एक्स से बनता है, फिर विजुअल कॉर्टेक्स में जाता है, वहां से कर सकते हो, या फिर सिर्फ इतना भी लिख दोगे तो तुम लोग का चलेगा। तो फंक्शन इनका क्या है, रॉड्स डिटेक्ट डीम लाइट और कौन से डिटेक्ट कलर। तो रॉड्स लाइट को, रॉड्स ऐसे करो, रॉड्स रात में कौन दिन में। तो रोड्स रोड्स जो है वो रात में जो डिम लाइट वगैरह होती है उसमें देखने में हेल्प करते हैं, और कौन जो है वो डिटेक्ट कलर, सी से कौन, सी से कलर, कलर एंड सार कलर जो भी है शार्प इमेज वगैरह देखने में हेल्प करते हैं। हियरिंग की बात कर लेते हैं। तो हियरिंग में रिसेप्टर, हियर सेल इन कॉकलिया, कॉकलिया में हियर सेल्स वगैरह होते हैं। ये सारी चीजें नीट में जो है आई और ईयर वाले चैप्टर में जो है वो बताई गई है, वही चीजें हैं। ये तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो अपने मन से भी, लेकिन एक बार देख लो क्योंकि रिवाइज हो जाएगा तुम लोग का। हियरिंग में जो है हियर सेल्स इन कॉकलिया होते हैं। पाथवे क्या होता है, कॉकलियर नर्व, वहां से ब्रेन स्टेम के पास, फिर थैलमस के पास, फिर लास्ट में ऑडिटरी कॉर्टेक्स यानी कि टेम्पोरल लोब के पास सिग्नल जाता है, वहां से प्रोसेसिंग होती है और कोई भी चीज हमें सुनाई देती है। बैलेंस की बात करें तो बैलेंस भी सुना होगा तुम लोगों ने कि हम लोग कान की वजह से ही बैलेंस वगैरह बना पाते हैं। तो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो सेमी सेलुलर कैनाल्स में एंगुलर मोशन के लिए, और ऑटोलिथ ऑर्गन में लीनियर मोशन के लिए, जो है वो इक्विलिब्रियम के लिए ये सेमी सेलुलर कैनाल और ऑटोलिथ ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। पाथवे क्या रहता है, तो वेस्टिबुलर नर्व, उस वेस्टिबुलर नर्व से सिग्नल जाता है कहाँ पे, ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम के पास, फिर वहां से हम लोग को मेंटेन करता है। फंक्शन क्या है, मेंटेन पोस्चर, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। टेस्ट, टेस्ट के बारे में क्या बताया गया, रिसेप्टर, टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग, टंग पे जो है पैपिलाई वगैरह प्रेजेंट रहती है जो कि टेस्ट वगैरह में हेल्प करती है। कौन कौन से टेस्ट है, स्वीट, सॉर, साल्टी, बिटर और उमानी, ये सारे टेस्ट वगैरह को हम लोग को फील करने में हेल्प करती है, जो पेपिली रिसेप्टर वगैरह की होती है। पेपिली भी बहुत टाइप की होती है, फंगी फॉर्म, फिली फॉर्म, फोलिएट, सर्कम है। तो ये सारे टाइप की पेपिली होती है अलग अलग, जो कि अलग अलग टेस्ट को प्रोवाइड करती है अपनी बॉडी को। तो पाथवे क्या रहता है, फेशियल, ग्लोसोफेरेंजियस एंड वेगस नर्व के थ्रू जो है वो ब्रेन स्टेम में नर्व कंडक्शन होता है, और सारी चीजें हम लोग को फिर कॉर्टेक्स में जाके इसकी प्रोसेसिंग होती है और हम लोग को स्वाद वगैरह का पता चलता है। फंक्शन, डिटेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इन द फूड। स्मेल और ऑल्फैक्शन की बात कर लेते हैं। तो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इन नेजल म्यूकोसा में जो है वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। पाथवे है ऑल्फैक्टरी नर्व से, फिर ऑल्फैक्टरी बल्ब, फिर ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स के पास से जाके जो भी स्मेल वाली चीजें होती है प्रोसेसिंग होती है, और हमें स्मेल का पता चलता है। फंक्शन, डिटेक्ट एयरबोन्स केमिकल्स इन्वॉल्व इन मेमोरी एंड इमोशन। फिर लास्ट बच गया फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप एंड ड्रीम। ये भी देख लो, स्लीप के बारे में क्या बताया गया है कि देखो स्लीप के टाइप्स बताए गए हैं। तो पहला है क्या है, एनआरईएम यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट क्या है, फोर स्टेजेस फ्रॉम लाइट टू डीप स्लीप, यानी कि डीप स्लीप की तरफ जाने वाला रहता है। तो ये एनआरईएम है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। फिर रैपिड आई मूवमेंट के अंतर्गत क्या हो जाता है, विविड ड्रीमिंग हो गया, मसल ऑटोनिया हो गया, ब्रेन एक्टिविटी सिमिलर टू वेकफुल, यानी कि अभी पर्सन ऐसा जगा ही हुआ है, उस टाइप की कंडीशन है, तो वो रैपिड आई मूवमेंट के अंतर्गत आती है। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट के मतलब अच्छे से सो गया है, 4 स्टेज पार कर चुका है, सोने की डीप अवस्था में, डीप स्लीप में है पर्सन। जबकि रैपिड आई मूवमेंट में अभी जगा ही हुआ है या फिर ब्रेन एक्टिविटी उसकी बहुत ज्यादा है। फिर स्लीप साइकिल की बात करें तो अल्टरनेट्स बिटवीन एनआरईएम एंड आरईएम एवरी 90 मिनट। तो अप्रोक्स एवरी 90 मिनट्स में क्या होता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट चेंज होते हैं, अल्टरनेट होते रहते हैं स्लीप साइकिल के अंतर्गत।
हाइपोथैलेमस कंट्रोल का सर्कैडियन रिदम, हाइपोथैलेमस सर्कैडियन रिदम को कंट्रोल करता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी कि आरएएस रेगुलेट्स वेकफुलनेस। मेलाटोनिन प्रमोट्स स्लीप ऑनसेट, मेलाटोनिन जो पिनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये भी जो है वो स्लीप को कंट्रोल करता है। फंक्शन क्या है इसका? मेमोरी कंसोलिडेशन, टिश्यू रिपेयर, एनर्जी कंजर्वेशन, इमोशन रेगुलेशन, ये सारी चीजें देखने को मिलती है सोने के दौरान। ड्रीमिंग के अंतर्गत क्या आता है कि अकर मेमोरी इन आरईएम यानी रैपिड आई मूवमेंट जब स्लिप होती है, यानी पर्सन अभी एकदम गहरी नींद में नहीं सोया रहता है, तो उस दौरान जो है वो हमें ड्रीम वगैरह देखने को मिलती है। थ्योरी कौन कौन सी है? एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी, यानी कि ब्रेन जो है वो खुद प्रोसेस कर करके कोई नई नई चीजें बनाने रहता है। कभी कभी सपने वगैरह में देखना, तुम लोग ऐसे आदमी से मिल जाते हो जिसको कभी ना तुमने देखा है ना कभी जाना है, कोई ऐसी चीज देख लेते हो जो कि तुम कभी ना जानते हो ना कभी सुने हो उस चीज के बारे में, तो वो एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी के अंतर्गत आता है। यानी कि वो कुछ भी रैंडम बनाने लगता है, ब्रेन जो है वो इंटरप्रिटेट करने लगता है। और मेमोरी प्रोसेसिंग के अंतर्गत कोई ऐसी चीजें तुम लोग को ड्रीम्स वगैरह में दिखाई देती है जिनके बारे में तुम लोग जानते हो, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह हो गए, सपने वगैरह में आ गए, या कोई नोन पर्सन हो गया, या फिर कोई नोन चीज हो गई, तो वो ये सारी जो है वो तुम्हारे पास्ट मेमोरी के बेस्ड पे प्रोसेसिंग करके ड्रीम्स वगैरह आते हैं। तो ये दो टाइप के बता दिए मैंने। फीचर क्या है? विविड हो गया, इमोशन हो गया, ऑफ्टन ऑफ्टन illogical कंटेंट, ड्रीम आर हार्डर टू रिकॉल इफ अवेकन फ्रॉम एनआरईएम, यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट के दौरान अगर कोई पर्सन अगर देख रहा है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट के दौरान अगर ड्रीम्स वगैरह देखा होगा किसी ने, तो उठने के दौरान फिर जब सो के उठा तो कई बार देखना तुम लोग सपना ही भूल जाते हो। देखते टाइम तो याद रहता है लेकिन कुछ टाइम बाद याद करने की कोशिश करते हो, क्या देखा था, कुछ तो सपना देखा था लेकिन याद नहीं आता है। तो वो एनआरईएम की कंडीशन से अगर तुम लोग उठ रहे हो, नॉन रैपिड आई मूवमेंट की कंडीशन से, तो फिर उस टाइम देखा गया हुआ सपना तुम लोग को याद नहीं रहता है। तो ये कुल मिला के प्रोसेस था, और आई थिंक चैप्टर खत्म ही हो गया तुम लोग का। तो ठीक है, फिर पढ़ते रहो, फिर फिजियोलॉजी का भी जो भी है दोनों पार्ट कवर हो गया, मॉडर्न का भी। और ठीक है, कोई भी क्वेरी वगैरह है लेक्चर से रिलेटेड, या कुछ भी इशू इशू वगैरह आ रही हो, कोई भी क्वेश्चन वगैरह में डाउट हो, तो इंस्टाग्राम हैंडल दिया गया है, फॉलो कर लो, और कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, रिप्लाई मिल जाएगा तुम लोग का। फॉलो कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाले दिनों में भी और अच्छे से अच्छा कंटेंट तुम लोग को मिलता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, और जो भी लेक्चर वगैरह पढ़ा रहा हूँ मैं, इसका जो पीडीएफ वगैरह है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से तुम लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। तो फिर क्या करता हूँ मैं, क्लास वगैरह के बाद जो भी क्लास वगैरह लूंगा तुम लोग की, वहां से डायरेक्ट मैं पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। चलो फिर इतना ही था इस लेक्चर में, बाकी और भी सारी चीज, रचना शारीर का भी लेक्चर वगैरह कवर करवा रखा है मैंने, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पदार्थ का भी कवर करवा रखा है, दोनों पार्ट हो गया, संहिता भी कवर करवा दिया वन शॉट लेक्चर में। तो जिनके भी एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाओ, एग्जाम 4 के आओ। एग्जाम से पहले बस तुम लोग एक बार ये सारी चीजें देख लो, सारी चीजें रिवाइज कर लो, और नोट्स प्रोवाइड कर ही दूंगा मैं, और लेक्चर देख लेना ये वाला, बस तुम लोग के एग्जाम अच्छे हो जाएंगे, क्वेश्चन यहीं से आने हैं, रिलैक्स होके जाओ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।